जो करेंगे ये 1 जुलाई है, यानी कि तुम्हारा 2-3 दिन पहले का, अभी जून का बचा हुआ है कुछ, ठीक है। हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये भी। 1 जुलाई का हम लोग करेंगे 2020। कहाँ है तुम लोग का मोबाइल, कहाँ है? ठीक है, आ जाओ, उसको भी दिखाओ। इसको कहाँ से पता चलेगा नोट्स? ऐसा बैठो कि सबको सब देख सके नोट्स को, ठीक है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, सबको भेज नहीं सकते हैं, ठीक है। बैठ जाओ, ऐसे हवा में सुनोगे तो क्या फ़ायदा होगा फिर, ठीक है। बैठ जाओ। देखो आज हम लोग 3 टॉपिक डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। 3 टॉपिक के ऊपर बात होगा। 15 साल हो चुका है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बना हुआ, ठीक है। ये क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्या क्या किया है देश के अर्थव्यवस्था में, ग्रोथ में, ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग कम्प्रिहेंसिव तरीके से डील करेंगे, ठीक है। ये पेपर 3 का पार्ट हो जाएगा तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो जीएसटी का 3 साल हो गया जी, 2017 में लागू हुआ था और इसका 3 साल हो गया। इसका क्या हुआ बीच में जो जर्नी है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ इसने दिया है, उसके बारे में हम लोग आज कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तीसरा है मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जो ट्रीटी होता है एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में, ठीक है, उसमें क्या क्या दिक्कत हुआ था, ठीक है। ये सभी चीज़ हम लोग आज जानेंगे, यानी कि आज हम लोग ब्रॉडली 3 एडिटोरियल को, जो कि हो सकता है मिक्सचर 4 या 5 एडिटोरियल का हो सकता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फाइन। देखो पहला क्या है, ये तुम्हारा SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में दिया गया। ये लाइफ मिंट अखबार से लिया गया है, ठीक है। लाइफ मिंट एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है भारत का, जैसे हिंदू है उस तरह लाइफ मिंट भी है, ठीक है। ये 30 जून को आया था। अब देखो ये जैसे पहले बता चुके हैं, ये किसका पार्ट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट होगा। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन समझ ही रहे हो तुम लोग, ट्रेड बैरियर खत्म कर दिए तो लिबरलाइजेशन हुआ, जब लिबरलाइजेशन हुआ तो प्राइवेटाइजेशन हुआ, जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो ग्लोबलाइजेशन हुआ। करेक्ट बात है, समझ रहे हो ना बात को। LPG, नरसिम्हा राव को तुरंत याद करो यहाँ पे, ठीक है। 1991 में किस तरह LPG आया है, L आया तो P आया, P आया तो G आया, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखो फटाफट निकालो, कहाँ है तुम्हारा नोट्स, कहाँ है, कितना नंबर पे है जी? 8 नंबर पे देखो जल्दी से, वहाँ पे GS3 का 8 नंबर, 8 नंबर, उसका 8 नंबर जाओ तो जरा। मिल गया सिलेबस से, मैच कर गया, वहाँ का पार्ट है वो। चलो देखो यहाँ पे बात समझो। सबसे पहले समझो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है। एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे बिजनेस और ट्रेड किए जाएंगे, मैं यहाँ का नियम कायदा कुछ और होगा। बाकी इंटीरियर लैंड के हिसाब से मान लो कि कोई ट्रेड करना चाहता है मध्य प्रदेश में, कोई करना चाहता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ का जो तुम्हारा जो टैक्स का जो रिजिम होगा, टैक्स का जो तरीका होगा लेने का, ये बहुत अलग होगा एज़ कम्पेयर टू SEZ का। SEZ क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये इसलिए करते हैं ताकि हम बाहर से FDI को बहुत ज़्यादा ले सके, और जितना लेंगे उतना कंट्री प्रोग्रेस करेगा। तुम लोग जानते ही हो कि जब वर्ल्ड खुला है तो FDI और FPI आने के वजह से ही तुम्हारा करेंसी स्ट्रेंथन हुआ है ना। यदि शेयर मार्केट गिर गया तो करेंसी गिर जाएगा, फिर RBI आएगा, उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा। समझ रहे हो ना चीज़ों को, सभी कनेक्टेड है जो बताए थे पहले क्लास में। SEZ में होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप समझो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जोन जो है ज्योग्राफिकल एरिया है, समझे। इकोनॉमिक को गतिविधि देने के लिए एक ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बिजनेस और वहाँ पे ट्रेड रूल्स अलग है एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर लैंड। कैसे है, वहाँ पे टैक्स कंसेशन है। यदि आप अच्छे से इंडस्ट्री खड़ा करते हैं तो हम आपको टैक्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंसेशंस देंगे। ये इसलिए कंसेशन देंगे कि क्या वो फले फूले, जितना फलेगा फूलेगा उतना FDI लाएगा, जितना FDI लाएगा उतना ही कंट्री ग्रोथ करेगा। बात समझ रहे हो ना। तो देखो पहला ही लाइन में लिखा गया है तुम्हारा कि ये ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे बिजनेस और ट्रेड लॉस डिफरेंट होते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री। दूसरा क्या है, लोकेटेड इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज। बोले ना टेरिटोरियल बाउंड्रीज, क्यों, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है लोकेशन का, अभी जस्ट बता रहे थे। टेरिटोरियल बाउंड्री, क्यों टेरिटोरियल बाउंड्री में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट समझते हो, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। मान लो कि यहाँ जो चीज़ बन रहा है, यहीं पे मेरा इंडस्ट्रीज़ है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो बहुत पैसा लगेगा। अब मान लो यहीं बगल में है तो मार्केट है तो वहाँ पे बिक जाएगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, ठीक है। इसलिए इसका लोकेशन वहाँ पे होता है, टेरिटोरियल बॉर्डर्स पे होता है।
अब ये ऐसा क्यों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इतना प्रमोट करने की आवश्यकता क्या है? तो इसका रीज़न देखो, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़े, जितना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, उतना ही पैसा हमारे पास आएगा, उतना ही देश समृद्ध होगा। जितना ही देश समृद्ध होगा उतना ही पॉवर्टी, हंगर, ये सब चीज़ खत्म होगा। पैसा रहेगा तभी ना गरीबी मिटेगा जी, ऐसे मिट जाएगा भाषण देने से नहीं होगा जी। तो ये क्या है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। दूसरा क्या है, इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडीआई को अपने ओर खींचना। जितना एफडीआई खींचेंगे उतना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। थर्ड वन देखो, न्यूअर जॉब, यदि एफडीआई आएगा तो जॉब होगा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा कंट्री हमारा भारत भी। क्यों? चाइना टाइप का, वो दिल्ली दूर है अभी, चाइना बहुत आगे निकल चुका है। ये बताए थे, 4 रीजन दिए थे इसका, करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या कि एफडीआई आएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। एम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ेगा तो उतना अच्छी बात है ना। लोगों के पास पैसा पहुंच पाएगा, जब लोगों के पास पैसा पहुंच पाएगा तो पॉवर्टी जो ट्रैप है, इतनों अरसों से, इतने शताब्दी से लोग फंसे हुए हैं गरीबी में, वो निकल पाएंगे वहाँ पे। तो बात समझे ना कि इसका 3 लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? नंबर 1 क्या है कि एफडीआई को अट्रैक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना और बैलेंस ऑफ ट्रेड उसको बढ़ावा देना, ठीक है। व्हाट अबाउट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, क्या है फाइनेंशियल, यानी कि किस तरह का टैक्स का ये प्रावधान अलग से दिया जाता है इसको ग्रोथ करवाने में, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आगे बढ़ाने में क्या क्या सरकार प्रयास करती है। तो देखो वही लिखा गया है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कवर्स अ वाइड गैमट ऑफ बेनिफिट्स इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए हम बहुत तरह का हम प्रावधान देते हैं, प्रोविजंस देते हैं, ठीक है। जैसे टैक्सेशन उसको कम कर दिए, टैक्सेशन में कम कर देंगे तो क्या अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। मान लो कि कोई जैसे तुम लोग जानते हो कॉर्पोरेशन टैक्स भारत में पहले बहुत ज़्यादा था, 35% इसका, ठीक है। आस्ते आस्ते करते करते उसको हम 22% बना दिए। यदि सरचार्ज जोड़ दे तो 24% हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कॉर्पोरेशन टैक्स कम हो। जितना कॉर्पोरेशन टैक्स कम होगा उतना ही कॉर्पोरेट्स लोग आएंगे, उतना ही एफडीआई आएगा। और यदि हम टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं तो डिस्करेज हो जाएंगे लोग। तो यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बात ये किया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाए। किस फॉर्म में? टैक्सेशन को रिलीज करके, है ना, कम करके। फाइन कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी समझते हो? डीजल पे, पेट्रोल पे लगने वाला चीज़ क्या है? इम्पोर्ट जो करते हो उस पर सभी क्या लगते हैं? एक्साइज ड्यूटी लगते हैं। तो कस्टम्स भी यही होता है, समझे ना। तो ये जितने भी लग रहे हैं उस पर कम किया जा रहा है। और लेबर रेगुलेशन से कम, क्योंकि लेबर लॉज है। लेबर लॉज क्या है? एक तरह से इंडस्ट्रीज के लिए कभी कभी सरदर्द भी साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि यू हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स, सर्टेन प्रोटोकॉल्स ऑफ लेबर लॉज। यदि आप लेबर लॉज को फॉलो करते हैं तो क्या करना पड़ता है आपको? लेबर के लिए बहुत काम करना पड़ता है, वो कभी कभी सरदर्द हो जाता है इंडस्ट्रीज के लिए। यदि वो चीज़ फॉलो नहीं किया तो उसको पनिशमेंट भी हो सकता है कॉर्पोरेट्स को। मगर यहाँ पे यदि हम छूट दिए कि ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेना चाहते हो, ठीक है आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि लेबर में भी हम इसको छूट दे दिए, यानी कि चारों तरफ से हम इसको छूट दिए। क्यों? लेबर जरूरी है। किसी भी इंडस्ट्रीज को फलने और फूलने में क्या जरूरत है? 4 चीज़ का जरूरत होता है। लैंड का जरूरत होता है, लेबर का जरूरत होता है, यस, ह्यूमन कैपिटल का जरूरत होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप, वही स्किल का डेवलपमेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट है उसका। तो कहने का मतलब क्या हो कि हम लेबर में भी छूट दे रहे हैं ताकि वहाँ पे लेबर भी पनप पाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ये सभी चीज़ हम किसके लिए कर रहे हैं? SEZ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि भारत के लिए नया चीज़ नहीं है। क्या बोला कि ये कॉन्सेप्ट, देखो ये कॉन्सेप्ट भारत बोलना गलत होगा, भारत के लिए नया चीज़ है, मगर वर्ल्ड के लिए कोई नया चीज़ नहीं है। क्या बोला जा रहा है कि वर्ल्ड में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कॉन्सेप्ट मिड 1950s में आ चुका था, 1950 के दशक में आ चुका था दुनिया के लिए। और आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसने पहली बार अडॉप्ट किया था, बहुत ने अडॉप्ट किया था, आयरलैंड भी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है। तो आयरलैंड कहाँ है? तुम लोग को याद है आयरलैंड कहाँ पे है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, याद करो, बताए थे। यूके क्या है? इंग्लैंड और यूके कैसे अलग है बताए थे। इंग्लैंड एक छोटा सा हिस्सा है यूके का, ठीक है। क्यों? यूके के अंदर क्या आता है? 4 कंट्री आता है, एक इंग्लैंड आता है, एक वेल्स आता है, एक स्कॉटलैंड आता है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। नहीं, वेस्ट का कहाँ है? अलग है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। नहीं, बिल्कुल नहीं चलता है। नॉर्दर्न आयरलैंड का चलता है। नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है? यूके का पार्ट है। अब मैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैप देखो, यहाँ पे देखो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ये दिख रहा है। ऊपर देखो, ऊपर क्या है? ये तुम्हारा नॉर्दर्न आयरलैंड है जो कि तुम्हारा यूके का पार्ट है, इसलिए देखो ब्राउन कलर में होगा, ये दिख रहा है, ये ब्राउन कलर में है। इसलिए पूरा कंट्री को बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम, या ब्रिटेन भी कह सकते हो, समझे ना बात को।
वह इंग्लैंड क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैनचेस्टर है वहाँ पे। मैनचेस्टर क्या है, उद्योग है जी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वहाँ से, है ना। तो बात समझ गए कि कैसे एसईजेड का तुम्हारा हिस्ट्री है, कैसे आगे बढ़ते हैं। अब देखो लेबर आर्बिट्रेज, देखो ये इंपॉर्टेंट है सब जानना। देखो लेबर आर्बिट्रेज, लेबर आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है कि किसी कंट्री में लेबर ज़्यादा है, किसी कंट्री में कम है। जिसमें ज़्यादा है तो बहुत फ़ायदा है क्योंकि लेबर बहुत सस्ता में मिल जाते हैं, इसलिए तो यूएस के पास पैसा है मगर फिर भी उतना इंडस्ट्री नहीं है जितना तुम्हारा चाइना में। क्यों? क्योंकि यूएस वाले जो इंडस्ट्री से वो इन्वेस्ट करते हैं चाइना में, क्योंकि उसको ज़मीन भी सस्ता मिल जाता है और लेबर भी सस्ता मिल जाता है ना। इसलिए तुम्हारा मैसिव इन्वेस्टमेंट होता है उस सब कंट्रीज से। और इंडिया में भी वही हाल है, इंडिया में भी लेबर बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, इसी को लेबर आर्बिट्रेज कहा जाता है, इस टर्म को, समझे ना। और मार्केट है, सबसे बड़ी बात है, एशिया सबसे बड़ा मार्केट है और स्पेशली इंडिया। इंडिया देखते हो इतना बड़ा मार्केट, इंडिया को कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता है 21वीं सदी में, बात समझे ना। चाहे इंडिया को तुम बैठ के गैलन वैली में घेर लो वो अलग बात है, मगर तुम इसको चुनौती नहीं दे सकते हो मार्केट के टर्म्स में, ठीक है ना। बहुत बड़ा मार्केट है जी इंडिया का, देखते नहीं हो स्विगी वगैरह किस तरह आक्रमण किया है ना। ई कॉमर्स साइट देखो, अमेजन आ जाता है ना घर घर में, यही सब बात है। बहुत बड़ा मार्केट है, कंज्यूमरिज्म है यहाँ पे। देखो आप क्या है कि लेबर आर्बिट्रेज, यही बात किया गया कि क्या है कि एशिया में, स्पेशली ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया क्या होगा तुम्हारा, जापान सब साइड हो गया, या फिर तुम साउथ ईस्ट एशिया भी, आसियान कंट्री भी देख सकते हो, और ये वाला साउथ एशिया भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, लेबर आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। तो देखो द कंसेप्ट ऑफ लेबर आर्बिट्रेज विच स्टार्टेड एज अ कम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर नेशंस टू कम्पीट विद ईच अदर फॉर ग्लोबल ट्रेड रिजल्टेड इन डेवलपिंग लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन 1970s। 1970 के दशक में क्या हुआ कि लेबर आर्बिट्रेज का मामला उठा। क्या कि बहुत सारे कंट्री में लेबर बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सस्ते में काम करने के लिए स्टार्ट है। तो कहा है हम अपना महंगा वाला कंट्री में हम इंडस्ट्री खड़ा करें, हम उस कंट्री में करेंगे जहाँ पर हमको सस्ता लेबर मिल जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ता होगा वहाँ पे। जब सस्ता होगा तो मुनाफा ज़्यादा आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या है, प्रॉफिट। बात समझ रहे हो ना। इसलिए यूएस जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कंट्रीज सब ये एशिया की तरफ मूव करना शुरू हो गया। इससे एशिया को बहुत फायदा हुआ, बहुत बड़ा मार्केट बन के निकल गया, है कि नहीं, बहुत बड़ा मार्केट बन के निकल जाता। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि ये ट्रेंड जो 1970 में जो दशक में स्टार्ट हुआ लेबर आर्बिट्रेज का, ये तुम्हारा ईस्ट एशिया में चला है, लैटिन अमेरिका में चला है। बताओ लैटिन अमेरिका जानते हो, लैटिन अमेरिका मतलब क्या हुआ, मैक्सिको हुआ, ये वाला हुआ और ये वाला हुआ। लैटिन इसलिए क्योंकि स्पेन वगैरह का यहाँ पे कंट्रोल था एक समय में, ठीक है। लैटिन और ग्रीक सब बोला जाता है ना जी। लैटिन अमेरिका मतलब यही हुआ, ये नीचे वाला कंट्री तुम्हारा सेंट्रल, दिस वन मैक्सिको, दिस सेंट्रल एंड दिस वन, कॉम्बिनेशन कम्बो ऑफ दिस कंट्रीज टर्म्ड एज लैटिन कंट्रीज, ठीक है, या लैटिन अमेरिका भी बोला जाता है इसको। तो बोला कि उसके बाद क्या हुआ कि स्टार्टिंग इन ईस्ट एशिया लैटिन अमेरिका वेयर सफिशिएंट लेबर आर अवेलेबल, बोले ना जहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा लेबर है तो क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम आ सकता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में लेबर का बहुत बड़ा हाथ है। एमएसएमई उठा के देख लो, है ना, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस उठा के देख लो, इसमें क्या है कि लेबर का बहुत ज़्यादा रोल है कि नहीं है, मशीन से ज़्यादा लेबर का रोल है, तभी तो चल रहा है। और इंडिया देखोगे स्पेशली इंडिया में क्या है, एमएसएमई बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो निर्मला सीतारामन बार बार आती है और तुम्हारा एमएसएमई के ऊपर भाषण दे के जाती है। यही कारण है कि इकोनॉमी बहुत बड़ा उसके ऊपर डिपेंडेंट फैक्टर है, समझे ना। हर समय स्टिमुलस देने का प्रयास किया आता है। एक क्लासिकल एग्जाम्पल इतना बढ़िया लिखा है इस एडिटोरियल में, एक क्लासिकल एग्जाम्पल देखो, शेंजन, अभी सुनते हो ना शेंजन, कितना बड़ा तुम लोग को लगता है। ये तुम्हारा 1980 के दशक में एक छोटा सा गाँव था। एक क्या है, छोटा सा गाँव था, इसने क्या किया, अट्रैक्ट किया FDI, और वहाँ पे तुम्हारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन टाइप का एरिया बना। और अभी देखते हो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट मेगा सिटीज़ में नाम आता है इसका। तो देखते हो एक गांव कैसे मेगा सिटी बन सकता है वर्ल्ड का, क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट कर लिया इसने इन्वेस्टमेंट। वही क्लासिकल बताया, देखो इंडिया चाइना ओपन ऑफ द फर्स्ट SEZ, क्या बोला, इन 1979 इन शेंजन, ठीक है। एंड नाउ चाइना इज टेकिंग स्टेप्स टू असिस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। अब अफ्रीकन कंट्रीज को भी ये हेल्प कर रहा है, ठीक है, सेल्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए, ठीक है। उसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट दे रहा है, पार्टनरशिप क्रिएट का। क्यों? क्योंकि देखे रहे हो चाइना का क्या है, चाइना का क्या है, चाइना हर समय अपना एक्सपेशनिस्ट पॉलिसी अपनाता है। चाहे तुम गिलगिट बल्तिस्तान का बात कर लो, BRI का बात कर लो, तुम्हारा बेल्ट रोड इनिशिएटिव का बात कर लो, या फिर तुम साउथ चाइना का बात कर लो, हर जगह तुमको चाइना का एग्रेसिवनेस नजर आएगा। क्या बात है, हमनटोटा उठा के देख लो तुम, श्रीलंका का बार बार, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का ऑपरेशन देख लो, जिबौती में इसका तुम्हारा
जो इसका बेस है वो देख लो, तुम्हारा अफ्रीका में जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो देख लो, यूरोप में इसका जो इन्वेस्टमेंट है, हर एक में तुमको नजर आएगा क्या, चाइना का एग्रेसिवनेस। तो चाइना तो यूएस के हेजेमनी को टक्कर दे दिया ना, तभी तो सरदर्द बना हुआ है यूएस का, है ना। यूएस ने अकेले क्या किया, 1991 के बाद अकेले इस दुनिया को फतेह किया है, जीता है। क्यों, 1991 में क्या हुआ, टूट गया यूएसएसआर और रशिया उधर बिखर गया, सेंट्रल एशिया बन गया, तोड़ दिया उसको वहाँ पे, और उसके बाद अकेले यूनिपोलर वर्ल्ड में राज कर रहा था यूएस से। और जैसे ऐसे पलटा है, ऐसे देख के चाइना भी राइज कर गया। हिस्ट्री में बहुत बढ़िया सब लिखा है बाबू इसके लिए। हिस्ट्री में क्या लिखा गया कि जैसे ही आराम करना शुरू किया यूएस ने, और जैसे ही पलक झपक के देखता है ऐसे करके, ये टर्मिनोलॉजी है लिखा गया कि चाइना राइज कर गया। यानी कि चाइना इतना कम समय के अंदर राइज किया है। एग्जैक्टली यही चीज़ जापान ने किया है, यही चीज़ एग्जैक्टली पास्ट में जापान ने किया है 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में। जापान देख तो बेस्ट कंट्री है बाबू जापान। एथिक्स, वहाँ का जो वर्क एथिक्स है ना बाबू, अनमैचेबल है। 2 मिनट यदि लेट होता है तो कैबिनेट मिनिस्ट्री का यदि वहाँ पे बैठक हो जाए, मेट्रो 2 मिनट लेट होता है बाबू, कैबिनेट तक बात पहुँच जाता है कि मेट्रो 2 मिनट का ही लेट हुआ। और यहाँ पे बता रहा हो कभी कभी तो आता भी नहीं है, कैंसिल हो 2 दिन बाद तुम लोग को पता चलेगा कैंसिल हो गया ब्रह्मपुत्र मेल। मेरा हो गया था एक बार समझ लो, अब समझ लो तो कैसे कंट्री आगे बढ़ेगा, इतना अनपंक्चुअलिटी है। तो समझ गए बात को। अब देखो क्या, चाइना को तो जान लिए, लैटिन अमेरिका के बारे में भी तुम लोग जान लिए, है ना। अब क्या, इंडिया के बारे में भी जान लो, है ना। तो इंडिया क्या है तुम्हारा, इंडिया ने पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाया था, इसके बदले में एवज में कुछ दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था, उसका नाम है तुम्हारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। मैं ये पूरी तरह से फेल कर गया, समझे ना, ये उतना बढ़िया से नहीं चला, ये पूरी तरह से फेल कर गया और इसने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, यानी कि एफडीआई अपने झोली में बटोर नहीं पाया। और उसके बाद क्या हुआ, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बना 2005 में पार्लियामेंट में। यहाँ से क्या हुआ कि यही तुम्हारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था, पहले जो एरिया था उसी को कन्वर्ट करके हम क्या किए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर दिए। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि पुराना हम लोग पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग से बनाने की क्या आवश्यकता है, उसी को करिए और उस पर नया नियम लगा दीजिए, है ना। तो हम किया, अब क्या किस लिए कर रहे हैं, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बल दें, इन्वेस्टमेंट हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके और प्रोडक्ट्स और सर्विस में एक्सपोर्ट हो सके, यही तो काम है ना, सभी इकोनॉमिक्स का। और इससे क्या हुआ, इस एक्ट से आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को कन्वर्ट कर दिया एसईजेड में, मैंने पहले ही बोल दिया ये चीज़, ठीक है। और इससे क्या हुआ, तुम्हारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 का जो है, ये क्या किया, तुम्हारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स एग्जिम्पशन दे रहा है, यानी कि आप टैक्स कंसेशन दे रहे हैं इस एरिया को। क्यों, ज़्यादा फले फूले, तो ये पहले जो बात किए थे कि आप यहाँ पे टैक्स कम लगा रहे हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर। क्यों, इन्वेस्टर जब कोई कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको ही हैज़ टू पे टैक्स, उसको टैक्स पे करना पड़ता है, बात समझे ना। यदि हम पहले ही उसको टैक्स बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो डिस्करेज हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना जी, तो डिस्करेज ना हो। और इससे क्या हुआ, कंसेशन वगैरह मिला, वेबर्स मिला और वो अच्छे से निकल के आगे चला गया, ठीक है। दिस इज ओनली द नेशनल लॉ दैट गवर्न्स लैंड एज अ रेस्ट ऑफ रियल इस्टेट लॉस अक्रॉस इंडिया एंड सब्जेक्ट। बोला कि बाकी जितने भी हैं वो सभी स्टेट सब्जेक्ट्स है। स्टेट सब्जेक्ट मतलब जहाँ पे स्टेट का अधिकार है, स्टेट अपना नियम कायदा बना सकता है। मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा है कि वो यूनियन का है, बात समझे ना। क्यों, स्ट्रैटेजिक रीजन है, बात समझ रहे हो, स्ट्रैटेजिक रीजन है, वो ज़्यादा जितना तरक्की करेगा उतना इंडिया तरक्की करेगा। और यदि हम यहाँ पे स्टेट को दे दे पावर तो स्टेट इसका गलत फायदा उठा सकता है, समझे ना। तो यही बोला कि दिस ओनली द नेशनल लॉ, ये मात्र नेशनल लॉ है। नेशनल मतलब क्या, पार्लियामेंट का लॉ है, ठीक है। बाकी लॉ क्या है, स्टेट अपने हिसाब से करती है। जितने भी रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट समझते हो ना, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग सेक्टर, ये क्या कहलाते हैं, रियल इस्टेट कहलाते हैं। बहुत बड़ा करप्शन होता है यहाँ पे, तुम लोग को पता होना चाहिए चीज़, है ना। सरकारी दाम कुछ और होता है, जब बेचते हो तो कुछ और में बेचते हो, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। जो तुम्हारा ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसमें बहुत बड़ा धक्का पड़ा था तुम्हारा रियल सेक्टर में, करेक्ट। जीएसटी में भी हुआ था ये चीज़। तो कहने का मतलब क्या है कि बाकी जितने भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट होंगे, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो चाहे हाउसिंग सेक्टर का, वो सभी स्टेट के अंदर आएंगे, मगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा वो किसका होगा, यूनियन का होगा। ये जहन में रख लेना है। देखो, द कंसेप्ट इज डिफरेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो फिर यहाँ पे बात वही उठ जाएगा। देखो कोमल, बार बार हम बताए थे तुमको, याद करो इकोनॉमिक्स में
कि 1991 के बाद दरवाज़ा दोनों के लिए खोला गया था, करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी खोला गया था और सर्विस के लिए, मतलब सर्विस बहुत अच्छा ग्रोथ हो गया। यही चीज़ इसमें भी हुआ है कि SEZ हम दोनों के लिए कर दिए थे, सर्विस के लिए भी कर दिए थे और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर दिए थे। और इसमें भी यही हुआ कि सर्विस ज़्यादा ग्रोथ कर गया, मैन्युफैक्चरिंग उतना ग्रोथ नहीं किया। यही बताया है देखो कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग SEZ, इसमें क्या है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग SEZ इट इज़ अ प्लॉटेड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूटिलिटी। किस तरह आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाना। दूसरा क्या है तुम्हारा, सर्विस सेक्टर में देखोगे तो इसमें क्या है तुम्हारा, ऑफिस स्पेसेस वगैरह, रेडीमेड ऑफिस स्पेसेस बनाया जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे 24/7 पावर सप्लाई दिया जाएगा, IT यूनिट्स बनेंगे, है ना। IT यूनिट समझते हैं ना, BPO जो फ़ोन करते हो, कॉल सेंटर वगैरह, सब यही तो है, सर्विस सेक्टर है। जैसे टाटा में जो काम किए क्या है, सर्विस सेक्टर है कि नहीं। विप्रो में काम करना क्या है, ये सर्विस सेक्टर है, जहाँ पे क्या करते हैं आप, सर्विस का देते हैं, ये सभी सर्विस सेक्टर है। तो कहने का मतलब क्या हो कि सर्विस सेक्टर में तुम्हारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो ज़्यादा बेटर काम किया एज़ कम्पेयर टू योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो यहाँ पे भी लूप होल्स है, देख रहे हो ना, डगर डगर पे चुनौती है, डगर डगर पे चुनौती। हर संभव प्रयास किया गया है 1991 के बाद, किसी तरह मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ावा दे, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। समझ गए बात को। अब देखो, व्हाट आर द कंडीशन फॉर SEZ। SEZ का कंडीशन क्या है कि SEZ एक्ट डज नॉट मेंटेन द प्रोमोटर्स फॉर एनी ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट। अब ऐसा नहीं कि SEZ कहता है कि आपको सर्टन रूल्स फॉलो करना है। यदि आप सर्टन क्राइटेरिया बोल दीजिएगा, किसी को बाध्य कर दीजिएगा, तो हो सकता है कि आपका नहीं फले वो। हम बोल दिए कि बाबू तुमको रोज़ पढ़ के आना है और रोज़ तुमको 15 घंटा पढ़ना है, हो सकता है ये बात तुम नहीं मानो, बाध्य कर दोगे किसी के ऊपर कि ये करना ही है, तो नहीं हो पाता है ना, तुम्हारा एफिशिएंसी भी खत्म हो सकता है, करेक्ट बात है। तो इसी तरह SEZ जो डेवलपर्स थे, इसको 2-3 चीज़ से बाद अलग रख दिया गया कि ठीक है, जरूरी नहीं कि आप ये काम करिए। नंबर 1 क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट हो या जनरेट हो या ना हो, आई डोंट केयर, कोई मतलब नहीं है, छूट दे दिया आपको, ठीक है। इसलिए किया जा रहा है कि प्रोत्साहन करने के लिए, नहीं तो फिर सर पे बर्डन हो जाएगा ना, सर पे बर्डन हो जाएगा। आखिर बाद में तो वो कैटर करेगा, बाद में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। हम उसको दबाव दे दिए, कानून में ही दबाव दे दिए कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ही है, तो प्रेशर हो जाता है, समझे ना। यही बोला गया, देखो पढ़ो ठीक से कि SEZ एक्ट डज नॉट मैंडेट द SEZ प्रोमोटर्स फॉर एनी ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन, समझे ना। ये दोनों चीज़ से हम उसको छुटकारा दे दिए, जो करना है करो, जितना रेवेन्यू कलेक्शन का करना करो, हम आई डोंट केयर। देखो ओनली कंडीशन क्या दिया गया है, खाली क्या कंडीशन दिया गया है कि ओनली कंडीशन फॉर द यूनिट्स फंक्शनिंग विद प्रोसेसिंग एरिया ऑफ SEZ इज दैट दे शुड जनरेट नेट फॉरेन एक्सचेंज टू बी पॉजिटिव विद इन 5 years ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन। 5 साल तक जो आप जो काम किए हैं, 5 साल में कम से कम आपका पॉजिटिव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। हमको रिपोर्ट दिखाओ कि FDI कितना लाए हो, कम से कम 5 साल जो ऑपरेशन किए हो उसमें पॉजिटिव चीज़ दिखना चाहिए हमको, यानी कि FDI अट्रैक्शन होना चाहिए, बस यही लक्ष्य है मेरा। क्योंकि पता है FDI अट्रैक्ट होगा, अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट आएगा, समझे ना बात को। तो मेन क्या है यहाँ पे बात है, क्या बात है, FDI अट्रैक्शन पे बात है, यानी कि इनवर्ड अट्रैक्शन भी कहते हैं। FDI को हम लोग इनवर्ड अट्रैक्शन भी कहते हैं। इनवर्ड मतलब इस तरफ खींचना, ठीक है, बाहर से। व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी टुडे, मगर क्या है ग्राउंड रियलिटी, क्या है, इतना बड़ा डिंगराबाजी तो कर दी है ना, कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा नहीं। मगर रियलिटी क्या हुआ, 15 साल बीत गया, 2005 में आया है ना, 2005 में आया कि नहीं आया, 15 साल हो गया, मगर इसका रियल रिपोर्ट क्या है, तो देखो बोल रहा है कि इसने अट्रैक्ट किया 5.2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, नॉट बैड, ठीक है, उसने अट्रैक्ट किया। और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम 100% बनाए थे, केवल 50% बाबू यूज़ कर रहे हैं उसका, तो कहाँ है का आपका एफिशिएंसी, बड़ा सवाल उठ रहा है ना। 10 साल से हम देख रहे हैं कि 20 को कुर्सी है और 10 को स्टूडेंट है मेरा, तो 50% उसका यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, समझो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तीसरा क्या है, यूजिंग दिस कैपेसिटी दे एम्प्लॉय नियरली 20 लाख पीपल, ठीक है, 20 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दिए हैं, ठीक है। आउट ऑफ दिस IT सेक्टर बताए थे, IT में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, ठीक है। आप देखो करेंटली कितना है, 355 SEZ है, सो क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसमें देखो 70% तुम्हारा सब सर्विस से रिलेटेड है, हो गया ना, बात खत्म हो गया ना यहाँ पे। तो तुमको तो बताया जा रहा है कि बाबू क्या है, 70%, यानी कि 50% से ज़्यादा कहाँ पे है, ये सर्विस से रिलेटेड है, समझे बात को। तो क्या है तुम्हारा,
अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अकाउंट फॉर अबाउट 26% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। जो कंट्रीज से 100% जो एक्सपोर्ट होता है उसमें लगभग 25% एक्सपोर्ट इसी जोन को जाता है, क्रेडिट जाता है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, ये है कि नहीं है। एक तुम्हारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि हर संभव प्रयास होना चाहिए इसको बचाने के लिए, इसका प्रॉपर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए। जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, उतना ही फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? उतना ही FDI आएगा, उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। समझ रहे हो ना बात को। अब क्या गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन ड्यूरिंग द प्रीवियस डिकेड, यानी कि पिछले दशक में गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसला लिया है रिगार्डिंग योर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो देखो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एग्जेम्पशन विड्रॉन इन 2012। देखो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या होता है? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ये होता है कि मान लो कि कोई इंडस्ट्रीज है, ठीक है, और वो टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहा है, उसका अपना एक टैक्स है। मान लो कि उसको टैक्स देना है, लेट से 15% देना है, ठीक है, 15% पे करना है। और सरकार क्या होती है, सरकार एक और लिस्ट बना कर लाती है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कि ठीक है 15 मत दीजिए, आपके लिए हम 7 रखे हैं, आपके पास अलग से हमको 7 दीजिए। तो कॉर्पोरेशन को फायदा है, बोलेगा ठीक हम 7 देंगे। इसलिए मिनिमम अल्टरनेट प्राइस यानी कि अल्टरनेट है किसके लिए? इसके लिए जो हम दे रहे थे 12%, और वो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। ये बचने के लिए, कंसेशन के लिए। क्यों? जितना ही उसको कंसेशन देंगे उतना ही फलेगा फूलेगा वो SEZ, है ना। बार बार यही बोला जा रहा है तुमको कि SEZ को आप जितना ही आप कंसेशन देंगे उतना ही इनवर्ट अट्रैक्शन कर पाएगा FDI को। तो देखो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का एग्जेम्पशन ये ठीक है 2012 में लागू कर दिए सडनली। अब उसके बाद क्या हुआ? सडनली देखो यहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ है। अचानक क्या किया कि सनसेट हम लोग डेट लेके आए। सनसेट एक क्लॉज होता है, उसके हिसाब से क्या है कि आपको इतना मंथ से या इतना ईयर में आपको ये चीज़ करना ही है, बाध्य कर देते हैं। याद करो सनसेट क्लॉज हम हिस्ट्री में बता चुके हैं तुम लोग को। गिल्ड सिस्टम कोई था हिस्ट्री में? नहीं, यू आर नॉट देयर। ये ठीक रेलवे में भी यूज़ हुआ है सनसेट क्लॉज, ये आपका उसमें भी हुआ, परमानेंट सेटलमेंट में भी यूज़ होता था। जमींदार यदि ठीक टाइम पे वो पे नहीं करेगा तो सनसेट क्लॉज के अंतर्गत क्या होगा, उसको उसका जमींदारी राइट ले लिया जाएगा, है ना। तो ये सनसेट क्लॉज है। इसमें सनसेट क्लॉज का मतलब सनसेट, देखो सनसेट मतलब क्या है कि टाइम फिक्स टाइम, सूर्यास्त तो एक टाइम है, डस्क गोधूली समय, है ना। तो इस समय का उसमें फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि देखो कि सनसेट जो डेट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय टर्मिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स फॉर SEZ डेवलपर्स इन द ईयर 2012 एंड ईयर 2020। इसका मतलब देखो जिंदगी भर तो हम टैक्स कंसेशन नहीं दे सकते हैं आपको, जिंदगी भर देंगे तो हमको तो नुकसान हो जाएगा, है ना। एक ही टाइम में होना चाहिए। तो ये बोला कि हम आपको जो भी मेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर्स है उसको हम क्या देंगे उसको हम सनसेट क्लॉज के हिसाब से एक टाइम फ्रेम तक देंगे। जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा यू हैव टू पे योर टैक्सेस रेगुलरली, उसमें कोई कंसेशन नहीं होना चाहिए। मगर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि 50% यूटिलाइजेशन केवल हो चुका है। इसका मतलब अभी भी बेटर रूप नहीं है ये। हालांकि 25% यहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सपोर्ट के लिए, और भी कर सकता है उसका यूटिलाइजेशन को देखते हुए, क्योंकि 50% तो अभी तक नहीं किया है। यदि वो 50% भी ठीक से करे तो 25 से लेकर कम से कम हम 35 का तो यात्रा कर ही सकते हैं ना एक्सपोर्ट के लिए। बात समझ रहे हो ना? लिंक करो चीज़ों को। नीति समझ में आ रहा है ना कि डम फेस हाउ इंडिया लॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन रिसेंट ईयर्स। बोला कैसे इंडिया ने रिसेंट ईयर में अपना कंपटीशन खो दिया एक्सपोर्ट में। गर्म लग रहा है? गर्मी लग रहा है तो समझ रहे, हमको लग रहा है तो तुमको कहीं लगेगा, ठीक है। हम थोड़ा पुराने में रहते तो हमको पता नहीं चलता है, ठीक है ना। देखो अब देखो कैसे हुआ कि देखो अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारा कंट्री से बेटर कोई दूसरा कंट्री में पॉलिसी प्रोग्राम एंड पॉलिसी बने तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा ना। यही होता है। आसियान कंट्री हमेशा ही अपना FDI बहुत अच्छे से इन्वर्ट अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज होते हैं FDI से बहुत ही सरल होते हैं, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ जाता है इस कंट्री में, ठीक है। तभी तो देखो सिंगापुर एक जुटपुटिया कंट्री है, छोटा सा, और कितना डेवलप्ड कंट्री है। क्या है कारण? FDI पॉलिसी, समझ रहे हो ना। तो यही बोला देखो कि हाउ इंडिया लॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कैसे इंडिया ने अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खो दिया। तो नंबर 1 देखो कि सेवरल आसियान कंट्रीज
बहुत सारे आसिया, वही 10 कंट्री, आसियान कंट्री मतलब ये 10 कंट्री होता है साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है। म्यांमार देखो, थाईलैंड देखो, लाओ पीडीआर देखो, वियतनाम देखो, मलेशिया देखो, इंडोनेशिया देखो, समझे ना, पपुआ न्यू गिनी का ये वाला देखो, फिलीपींस देखो, ये सभी क्या है, ये सभी आसियान कंट्रीज है। तो यही क्या बोला गया है तुम्हारा कि ये बार बार ट्विक करता है। याद करो कोमल, ट्विक के बारे में कुछ बताए हैं, क्या होता है ट्विकिंग, चेंज करना, ठीक है ना। ये बार बार अपने पॉलिसी को चेंज करता है ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर क्या अट्रैक्ट कर सके, समझे, वही बात बोले, और इन्वेस्ट कर सके उसके SEZ में, यानी कि वहाँ पे भी है। ये तो 1950 के दशक में आया था, ये तो हर एक कंट्री के पास होगा अभी। उसके बाद क्या है, दे हैव ऑल्सो वर्कड ऑन डेवलपमेंट सेट ऑफ देयर स्किलिंग इनिशिएटिव, यानी कि स्किल भी करना जरूरी है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप स्किल डेवलपमेंट भी दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट भी है, FDI का रास्ता भी खोल दिए, तो जाहिर सी बात है प्रॉस्परस करेगा, लोग भी समृद्ध है। देखो अब सिंपल सी बात है, दो आदमी को उठा लो, एक बहुत स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है, तो प्रीफर किसको करोगे, स्किल्ड को करोगे, है ना। तो स्किल्ड लेबर वाला भी वहाँ प्रेजेंट है, और इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो कंट्री माइग्रेट हो रहा है। जैसे कि सिंपल अभी देखो क्लासिकल एग्जांपल देखो, अभी कोविड-19 हुआ तो ये बात चल रहा है ना कि हो सकता है कि चाइना से बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो हो जाए, मगर पता है इंडिया में नहीं आएगा, वो वियतनाम सब में चल जाएगा, ठीक है ना, वो वियतनाम में चल जाएगा। वियतनाम क्यों, वियतनाम में बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। तो हमको तो अभी बनाना चाहिए था कोई फेवरेबल कंडीशन, प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऐसा, ताकि हम अट्रैक्ट कर सके, बात समझ रहे हो ना। ये मिसिंग है हमारे कंट्री में। वही बोला जा रहा है कि दूसरे जो डेस्टिनेशन वाले कंट्री हो गए, जहाँ से क्या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दूसरे मैन्युफैक्चरिंग में जाकर शिफ्ट हो सकते, तो उसमें क्या है, फिलीपींस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है, ठीक है। क्यों, टैक्सेशन बेनिफिट्स दिया जा रहा है वहाँ पे, जितना फेवरेबल कंडीशन मिलेगा इन्वेस्टर्स के लिए वही कंट्री वो चुनेगा, है ना। और जैसे देखो तुम्हारा ये तुम्हारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो इंडोनेशिया का है और कोस्टा रिका का है, ये क्या इनकम एग्जेम्पशन है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देने की ज़रूरत है, 12 साल तक कमाओ आराम से रहो। हाँ 12 साल तक नहीं देना, क्यों, लुभाने के लिए। कोस्टा रिका कहाँ है, पता है ना तुम लोगों को कोस्टा रिका कहाँ पे है, डू यू नो दिस थिंग प्रिंस, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका, तुम तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो। कोस्टा रिका, ठीक है, ये जो स्टेट है ना जी, कोस्टा रिका कंट्री, फाइन, समझ गए बात को। पनामा कंट्री है, बिल्कुल कंट्री है, बात वहीं पे है। देखो अब क्या बोला गया कि देखो त्रुटि है, यानी कि इंडिया में मिस्टेक्स है SEZ को अट्रैक्ट करने के लिए, तभी तो बहुत जाके मलेशिया साइड में चला गया, है ना, आसियान कंट्री में चला गया। तो यहाँ पे देखो मंथन के लिए, चिंतन के लिए कमेटी बुलाया जाएगा, क्या क्या आप में कमी है उसके बारे में होगा, तो यहाँ पे बाबा कल्याणी कमेटी आ जाते हैं, ठीक है। देखो कितना बढ़िया नाम है, बाबा कल्याणी, बैठ के चिंतन करते हैं, और वो चिंतन करके सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं और बोलते हैं कि इस चीज़ में आपको सुधार करने की आवश्यकता है, तभी आपका SEZ काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा। तो क्या क्या बोले हैं देखो यहाँ पे कि बाबा कल्याणी लेड कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू स्टडी द एग्जिस्टिंग SEZ पॉलिसी, समझ गए बात को। और इसने क्या किया, अपना रिकमेंडेशन नवंबर 2008 में 18 में सौंप दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि इट वॉज सेट अप विद द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव टू इवेल्युएट the SEZ policy towards making WTO compatible and bring it a global test practice to maximize the capacity utilization and potential output of the special economic zone। यानी कि WTO यानी कि स्टैंडर्ड लेवल पे होना चाहिए, इंटरनेशनल का स्टैंडर्ड लेवल पे WTO लेवल का SEZ होना चाहिए, समझे ना। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत होना चाहिए, काहे 85% यूज़ हो रहा था, है ना। तो मैक्सिमम जितना यूटिलाइजेशन होगा उतना बेस्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उतना ही बेस्ट हम अट्रैक्ट कर सकते हैं FDI को, ठीक है। क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं बाबा कल्याणी कमेटी, देखो इट्स सजेस्टेड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनक्लेव्स फिलोसफी, ये क्या बोले, ये आपका 3 ही पे बात की है, 3 ही पे बात की है, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए और इनक्लेव्स होना चाहिए। 3 इनक्लेव्स मतलब बनना चाहिए, ऐसे जोन बनना चाहिए, इनक्लेव्स मतलब भी जोन होता है, अलग अलग जोन, ठीक है। तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, दूसरा क्या इकोनॉमिक जनरेट हो, और इनक्लेव जितना SEZ बनेगा उतना बेटर है। यानी कि आपको 3 E के फिलोसफी पे काम करना होगा अकॉर्डिंग टू योर बाबा कल्याणी रिकमेंडेशन।
डैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि फिलॉसफी क्या है, शुड चेंज फ्रॉम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टू ब्रॉड बेस एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोच। देखो कितना बढ़िया शब्द बोला है यहाँ पे कि ये मत सोचो खाली तुमको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तुम क्या करो, अपना दिमाग को थोड़ा चेंज करो, SEZ का जो ऑपरेशन है उसको चेंज करो। अब एक्सपोर्ट तो चलो ठीक है, मगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा आप कहाँ पे फोकस करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में फोकस करो और इकोनॉमिक ग्रोथ में फोकस करो। यानी कि केवल आपका एक्सपोर्ट तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, वो कहाँ आना चाहिए, अब एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? कौन कह रहे हैं ऐसा? बाबा कल्याणी का कमेटी। और इन्होंने बोला कि सनसेट क्लॉज जो दिए हैं आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा डेवलपर फंस जाएगा इसमें, ठीक है ना? इसको आप बढ़ाइए। क्या बोला कि आप 2020 का 2017 से बोले थे कि 2020 तक का था पीरियड, आप क्या करिए 2020 से थोड़ा बढ़ा दीजिए। क्यों? टाइम मिल जाएगा उसको, डेवलपर्स को टाइम मिल जाएगा अट्रैक्ट करने का। और जो टैक्स बेनिफिट्स था उसको मत हटाइए, रहने दीजिए अभी, क्योंकि जितना आप टैक्स बेनिफिट्स अभी के लिए रखेंगे उतना बेटर होगा उसके लिए, ठीक है? फॉर्मुलेशन ऑफ सेपरेट रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, दोनों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस के लिए क्या होना चाहिए, सेपरेट रूल्स होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, ताकि दोनों को बल मिल सके। क्यों? सर्विस देखो 70% ले लिया और मैन्युफैक्चरिंग देखो 30% भी ठीक से नहीं है, उसका अटका हुआ है वहाँ पे। यानी कि सेपरेट रूल्स होना चाहिए, सर्विस के लिए अलग होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग होना चाहिए, कहाँ कहाँ त्रुटि है, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है, हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिल जाना चाहिए। क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिलना? मतलब जब कभी कोई भी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिल जाता है तो उसको क्रेडिट बहुत सस्ता में मिलना शुरू हो जाता है बैंक से। देखते हो 44% है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग उसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बताए थे इकोनॉमिक्स में कभी। इससे क्या होता है कि आप एग्रीकल्चर वाले को आपको पैसा देना ही है। इसी तरह आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। क्यों दे दो? जब आप ये दे दोगे तो उसको जो बैंक से पैसा मिलेगा उसमें उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जितना ही कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा उतना ही पैसा मिलेगा, जितना ही पैसा मिलेगा उतना ही वो अपना कैपेसिटी बिल्ड कर सकता है, जितना ही बिल्ड करेगा उतना ही FDI को अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो ना इसका रिलेशन कैसे है? दिस ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम योर ज्योग्राफी एंड योर इन्वायरमेंट। बात समझे ना? तो इसलिए क्या बोला जा रहा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दो ताकि फाइनेंस और क्या हो सके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो सके सस्ता प्राइस पे, कम प्राइस पे। एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस बाय इनेबलिंग इकोसिस्टम डेवलप बाय फंडिंग हाई स्पीड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, बिजनेस सर्विस एंड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। बोला कि आप क्या करो, मल्टी मॉडल ट्रांजिट ऑर्डर लाओ, यानी कि रोड है, फिर रेलवे है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर एयरशिफ्ट है, यानी कि हर एक मोड पे आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन में जो आपका खर्च होता है वो कम हो जाए। देखो हर संभव प्रयास किया जा रहा है भारत में कि सी रूट से भी आप क्या हो, गुड्स, मर्केंटाइज गुड्स वगैरह आए, है ना? तभी तो हल्दिया से तुम्हारा हल्दिया तक हुआ कि नहीं हुआ इलाहाबाद का? क्यों? नितिन गडकरी क्यों पागल है, वहाँ गए थे, इसलिए गए थे क्या कि वहाँ मर्केंटाइज हो जाए। क्यों? क्योंकि रोड से आएगा तो बहुत महंगा होता है और सी से आएगा तो बहुत सस्ता पड़ता है। बात समझे ना? तो ये हर संभव प्रयास है कि आप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लाओ, और जितना ही लाओगे उतना ही लॉजिस्टिक कॉस्ट कम पड़ेगा, और जितना ही कम पड़ेगा उतना ही सस्ता होगा दाम आपका, और उतना ही सस्ता में कंज्यूमर खाएगा वो, और जितना ही सस्ता में खाएगा तो उसका पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो पैसा दूसरा जगह पे यूज़ होगा। आप समझ रहे हो ना? इस तरह चलता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है? आफ्टर ऑल लिक्विडिटी, कैसे पैसा को घुमा रहे हैं, और यदि पैसा ठीक से नहीं घुमा तो RBI दौड़ते हुए आएगा यहाँ पे घुमाने के लिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझे बात को? अब लास्ट सम सजेशन, कुछ सजेशन दिया गया किस तरह आप SEZ इकोसिस्टम को, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस बना सकते हैं, यानी कि ग्लोबल ऑर्डर में जो कंपटीशन हो रहा है उसके बराबर कैसे कर सकते हैं। तो यही है आपका कि बाबा कल्याणी बोल चुके हैं कि सनसेट क्लॉज को बढ़ा दीजिए, टैक्स जो आप बेनिफिट्स दे रहे थे उसको भी बढ़ा दीजिए, तब तक मौका मिल जाएगा उसको, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है, ठीक है, देयर इज़ अ नीड फॉर, अभी 20% का है, मैंने एग्जांपल दिया था तुमको, 20% का है, हो सकता है थोड़ा और घटा दीजिए उसको, जितना घटाइएगा तो उतना ही बूस्ट होगा उसको। दूसरा तीसरा क्या है कि डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स, जैसे बोला कि मैंने, क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए।
और कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट ऑन एक्सपोर्ट रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो एक्सपोर्ट करता है बाहर उसके ऊपर भी आप टैक्स कम कर दीजिए, यानी कि उसको टैक्स इंसेंटिव दे दीजिए। हाँ बाबू बेच रहे हो, लो टैक्स मेरे तरफ से देते, खाओ मेरे तरफ से। क्यों? मनोबल बढ़ेगा उसका, उतना बेचेगा, आखिर आफ्टर ऑल तो पैसा इंडिया में ही आ रहा है ना। यानी कि हर संभव प्रयास करना चाहिए कॉम्पिटिटिव में बनने के लिए। क्यों? क्योंकि हमसे ज़्यादा बेटर प्रयास किया जा रहा है आसियान कंट्री में, तभी तो हम बहुत पीछे हो रहे हैं। ये दिस ऑल अबाउट एक टॉपिक, ओनली वन टॉपिक। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन माई इंट्रोडक्शन क्लास दैट current affairs has different dimension. So for civil services concern, you have to read or you have to analyze in a 360 degree. समझ रहे हो ना? 360 में देखना है बाबू आपको, ताकि पूरी तरह से इसका निचोड़ आ सके। इसलिए बोलते हैं इसमें खून निकल जाता है, ठीक है ना, ऐसे मजाक नहीं करते हैं। अब देखो दूसरा जो बताने वाले वो 3 एडिटोरियल का मिक्सचर है। देखो इसमें क्या है, इंडियन एक्सप्रेस 1 जुलाई में आया था, लाइफ मिंट में 30 जून को आया है और लाइफ मिंट में 30 जून को सेम। हाँ दूसरा देखो, नहीं नेक्स्ट पेज होगा, 3 स्लाइड में भेजते हैं 3 एडिटोरियल। मिल गया तुम लोग को। देखो जीएसटी पे बात हुआ है जी, ठीक है, कॉमन समझ में आ रहा है हर एक चीज़, SEZ के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। देखते हो कितना कनेक्टेड है। हमको अलग से स्टैटिक कवर नहीं करना पड़ेगा, SEZ हल्का SEZ बता देंगे, सब समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया ना सब चीज़, वेरी गुड। आप देख रहे हो कि किस तरह स्टैटिक किस तरह लिंक कर रहा है, बहुत बढ़िया से लिंक कर देता है। इकोनॉमिक्स में क्या है कि स्टैटिक में बहुत कम दिया गया है, जो भी बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली। मिल गया ना जी। देखो इंडियन एक्सप्रेस, लाइफ मिंट और लाइफ मिंट, ठीक है, ये तुम्हारा जीएसटी के ऊपर है कि जीएसटी का 3 साल हो गया है, क्या इसने काम किया है, क्या एफिशिएंसी है इसका, क्या त्रुटि हुआ, क्या दिक्कत हुआ, सभी चीज़ इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 एडिटोरियल का मिक्सचर है, फाइन। अब देखो इसका क्या होगा, देखो ये टॉपिक्स कहाँ पे फॉल करेंगे, तो जीएस पेपर 3 जल्दी फटाफट निकालो मेंस। देखो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पहला ही होगा। देखो इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मिल गया। वहाँ से हम लोग डील करेंगे इसको। देखो बात समझो, हो गया फ्रेंड्स, मिल गया सभी चीज़, सिलेबस को देख लिए। अब देखो बात क्या है कि जीएसटी जब 2017 में लाए थे, क्या बोल के लाए थे कि 1 नेशन 1 टैक्स, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है बाबू, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, नहीं बांटना पड़ता है वहाँ से। हाँ बिल्कुल, उसके पास जाएगा फिर बांटेगा। यही चीज़ को लेके तो माथा पीछी है कि स्टेट को ठीक से मिला नहीं, और उसके बीच में कोविड आ गया। कोविड आ गया तो सरकार को पैसा चाहिए और सरकार खर्च कर रही है उस पर, अब स्टेट को कहाँ से देगी पैसा, समझे ना। तो 1 जुलाई 2017 में ये पहली बार कॉन्सेप्ट आया, हालांकि बहुत लंबा पेंडिंग में पड़ा हुआ था। ये तुम्हारा यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में ही फॉर्मुलेट किया गया था, समझे ना। एक्ट बनाया तुम्हारा 2017 में, 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है। ये क्या है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक प्रतीक है। क्या है कि हर एक स्टेट और सेंटर कोऑपरेट कर रहा है टैक्स के मामले में। क्यों, ऐसा क्यों? देखो इंडिया में कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट था, यानी कि देखो ये जैसे ये चेयर हो गया, अब ये चेयर क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। मैं जब ये लकड़ी लाए तो उसके ऊपर भी टैक्स दिए थे, ये लाए, ठीक है, इसके ऊपर भी टैक्स दिए थे और इसके ऊपर भी टैक्स दिए थे। अब फिर बनाए तो फिर टैक्स दे रहे हैं, तो कैस्केडिंग टैक्स हो गया। इसी को बोलते हैं टैक्स के ऊपर टैक्स, दैट इज़ अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। ये दिक्कत है, इससे बहुत दिक्कत हो जाएगा तुमको, ठीक है। यही सब चीज़ का जो प्रॉब्लम है, इसी चीज़ को हटाने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स तुम्हारा जो है वही, बिल्कुल यही चीज़ है, ठीक है, जो स्टेट लेता था। तो क्या है, अभी भी वैट लगता है पेट्रोल डीजल पे, याद कर लेना। क्यों, पेट्रोल डीजल जीएसटी से बाहर है, आई विल टेल यू। इलेक्ट्रिसिटी भी बाहर है, ठीक है। अब बात समझो, जब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है तो कंज्यूमर के पास बहुत महंगा पहुंच रहा है ना। तो यही सब जो एनोमलीज है, ये जब जो त्रुटि हैं, जो दिक्कत है, इनइक्वलिटीज है, इसको हटाने के लिए क्या किया गया, जीएसटी लाया गया,
ठीक है। और जीएसटी क्या कहा जाता है, एक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, यानी कि हर एक स्टेट्स ने सेंटर को कोऑपरेट किया है इस चीज़ में। फाइन। अब क्या है कि ये किस लिए, बेटरमेंट फॉर द नेशन। मत जानते हो कि कोविड-19 का अभी क्राइसिस है, इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज उतर के आया है। क्यों, अभी जस्ट बताए हैं, टैक्स बोल रहा है हमको दो, हमको स्टेट बोला कि हमको टैक्स दो मेरा उसका जीएसटी का, और वो बोल रहा है कि मेरे पास है ही नहीं अभी, हमको इधर खर्चा करने दो। समझ रहे हो ना, मांग रहा है बहुत बड़ा। देखता नहीं केरला का कितना बड़ा फाइट हुआ, वेस्ट बंगाल का फाइट हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ है। अब बोला कि चलो ठीक है हम जीएसटी लाए, वहाँ एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज होना चाहिए, बिल्कुल हुआ है एडवांटेज। देखो क्या है, इट पुट एन एंड टू मच ऑफ द अर्लियर कंप्लायंस हेडेक पर। पहले बिजनेस के लिए है ना बहुत तरह का हेडेक था, वही वैट था, अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स को पूरी तरह से खत्म हुए, जीएसटी दे दिए, बात खत्म। तो फ़ायदा हुआ बिजनेस के लिए, स्मूथ रन करने के लिए। पहले देखो, पहले किसी स्टेट में ज़्यादा टैक्स है और फिर कोई दूसरा स्टेट में कम टैक्स है, तो टैक्स क्या है, यूनिफॉर्म ही नहीं है, हर एक स्टेट में अलग अलग रूप से टैक्स लिया जा रहा है, ज़्यादा लिया जा रहा है। अब ख़त्म कर दिया गया, अब यूनिफॉर्मली रहेगा, ये भी बहुत अच्छा बात है, और बिजनेस कहीं भी फल फूल सकता है इस हिसाब से। नंबर 2 देखो, इससे क्या हुआ, टैक्स इवेजन रुक गया। टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस दो अलग चीज़ है। टैक्स इवेजन मतलब क्या होता है, टैक्स इवेजन मतलब जो आप टैक्स का चोरी कर रहे थे। टैक्स का चोरी कब किया था, जब बहुत ज़्यादा टैक्स आप लगाएंगे तभी ना करेगा जी। यदि मान लो कि 100 रुपया कमा रहे हैं और हमको बोलेगा कोई 1 रुपया तुम दे दो, तो खुशी खुशी दे देंगे हम। और कोई हमको बोलेगा कि 35 रुपया दे दो 100 रुपया में, या 40 रुपया दे दो, तो हम बचाएंगे ना उसको। ये तो आदमी का फितरत है कि नहीं। तो क्या है कि पहले जो टैक्स चोरी होता था उसी को इवेजन बोलते हैं, टैक्स इवेजन। और टैक्स अवॉइडेंस अलग चीज़ है, यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं तुम इकोनॉमिक्स में समझ लो कि टैक्स अवॉइडेंस मतलब क्या है कि तुम सरकार का लॉ का लूफॉल्स निकाल के तुम टैक्स नहीं देते हो। क्यों, तुम्हारे पास बहुत सारा ऐसा लॉ है जहाँ को तुम मैनिपुलेट कर लेते हो, और मैनिपुलेट करके तुम टैक्स पे नहीं करते हो, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स इवेजन मतलब क्या होता है कि तुम जानबूझ के टैक्स नहीं दे रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज टैक्स इवेजन, यानी कि टैक्स का चोरी करना। क्या बोले, टैक्स इवेजन है, बिल्कुल ज़्यादा है तो नहीं देता है लोग, है ना। तो अब ये घट जाएगा, क्यों, क्योंकि आप सरल हो गया है मेथड, अब आपको उतना टैक्स भी नहीं लगेगा जितना आप सोच रहे थे, कम होगा तो आप देंगे। दूसरा क्या है कि देखो चेक पोस्ट पे, चेक पोस्ट क्या है, देखो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो यहाँ पे चेक पोस्ट आता है, रोक लिया जाता है, टोल टैक्स वगैरह लगता है, इसको भी यूनिफॉर्म कर दिया गया। तो वही बोला गया कि तुम्हारा क्लोज एवेन्यू फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर टैक्स आर्बिट्रेज नहीं लगेगा, जाओ। मतलब जैसे अनइवन जो बोलते हैं, लगता है, बिल्कुल लगता है, सही बोल रहे हो। मैं जो अनइवन है, जैसे कि पहले क्या मोनोपोली था कि किसी स्टेट में आएगा तो उस हिसाब से देना पड़ता था, उस पर काफ़ी रोकथाम हुआ है, बात समझे ना। यानी कि जो तुम्हारा पहले मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड था कि आप कितना भी लगाएंगे, वो सब रिड्यूस हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में ऐसा नियम है, यू हैव टू फॉलो, बात समझे ना। तो यानी कि आपका जो बॉर्डर का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, बॉर्डर एरिया में जो आपका ट्रक वगैरह जा रहा है, लॉरी वगैरह जा रहा है, वो क्या है, कम किया जा रहा है वहाँ पे। वही बोला गया, देखो वहाँ पे इट क्लोज एवेन्यूज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर टैक्स आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज मतलब क्या है, डिफरेंट, ठीक है ना। एक टैक्स एक स्टेट में ज़्यादा लगना, दूसरा नहीं, यूनिफॉर्म, इट मस्ट बी योर यूनिफॉर्म। अब क्या है कि इट सीज द लो लेवल करप्शन। करप्शन हो गया, क्यों, पहले बहुत ज़्यादा करप्शन होता था, पहले टैक्स को बचाने के लिए या फिर टैक्स को देने के लिए इसमें करप्शन का बहुत इन्वॉल्वमेंट था। क्या 2 लाख रुपया हुआ है, सुनिए ना, 1.5 लाख रुपया ले लीजिए, हो जाएगा। तो करप्शन तो हुआ, और 1.5 लाख कौन लिया, सरकार के दफ्तर में चला गया, वो ख़त्म। क्यों, जीएसटी है, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तुमको, सब डिजिटल होगा, है कि नहीं है, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है रिटर्न फाइल, समझो। मगर क्या अच्छी बात क्या है कि ये केवल वैल्यू एडिशन के ऊपर है, यानी कि वैल्यू बोले आम और टिकला का बात किए थे उस दिन, आम पे नहीं लगेगा, केवल टिकला पे नहीं लगेगा, केवल गुरम्मा पे लगेगा, यानी कि मीठा अचार पे लगेगा, बात समझे ना, नहीं लगेगा, बस फाइनल प्रोडक्ट पे लगेगा, ठीक है। डैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। इसलिए देखो यहाँ पर कहा गया इट इज़ एप्लीकेबल टू वैल्यू एडिशन ओनली, ठीक है। टिकला क्या है, पहला वाला है, गुरम्मा क्या है, वैल्यू एडिशन है, उसको ऐड कर रहे हैं, तो गुरम्मा के ऊपर टैक्स देना होगा बाबू, टिकला के ऊपर नहीं देना होगा, ठीक है ना। सेवरल इंटरप्राइजेस हैव गेन फ्रॉम टैक्स क्रेडिट फॉर टैक्सेस ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट। देखो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, सुने हो कभी ये शब्द,
कभी सुने हो ये सब? इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ये होता है कि देखो इनपुट तुम लिया, ठीक है, मान लो कि इसको चेयर बनाना था हमको, इसको चेयर बनाना था और ये हम जो हुड है, ठीक है, इस हुड को हम ले लिए 20 रुपया में लेट्स से, ठीक है, इसको ले लिया और हम ये बना लिए, ठीक है। अब ये भी बना लिए तो हमको टैक्स देना पड़ेगा, इसका भी हम पहले टैक्स दिए थे, तो हम सरकार क्या बोले कि सर हम तो हुड में पहले हम 20 रुपया दे चुके हैं, है ना, 20 और मेरा पूरा बन गया, अब इसमें भी हम टैक्स दे रहे हैं क्योंकि सरकार को टैक्स जाएगी, तो सर हमको लौटाइए अपना पहले वाला, या फिर हम जो आपको देने वाले हैं फाइनल उस पर हमारा कम कर दीजिए। यही बात हुआ, उस पर कम कर देना मतलब इस पर लौटा देना हुआ। इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट के ऊपर आपको टैक्स अलग से दिया जा रहा है, दैट इज टर्म्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये जीएसटी में प्रोविजन है इसका, समझे? नहीं, डबल नहीं देना, समझे ना बात को? तो क्या बोला गया, देखो वहाँ पे देखो, समझो बात को। It is applicable to value addition only several enterprises have gained from tax credit for taxes already paid on inputs, ठीक है, इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो द वरी फॉर द इंडस्ट्री इज रिड्यूस एज अ कैस्केड इफेक्ट इज रिड्यूस। बोले थे कि इंडस्ट्रीज के लिए क्या हुआ, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। बार बोल लेना कि आप इसके ऊपर भी टैक्स लगाइएगा, वो भी जाएगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट्स भी होगा, उस पर भी टैक्स लीजिएगा, तो हम तो टैक्सी में ज़िंदगी मेरा चल जाएगा, कमाएंगे क्या? समझ रहे हो ना? तो दिक्कत होगा, तो मगर ये जीएसटी ने कम कर दिया, खत्म कर दिया। देखो द गोल ऑफ रेजिंग एफिशिएंसी एंड लोडिंग फॉर फाइनल प्राइजेस कुड बी अचीव अप टू सम एक्सटेंट। बोला कि जो प्रोडक्ट का दाम सस्ता होना चाहिए, काफ़ी हद तक हम अचीव किए हैं जीएसटी के द्वारा। मगर अभी बताएंगे थोड़ी देर में, 3 साल बाद भी जीएसटी में बहुत सारा लकूना है, बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़ी देर में बात होगा। अब देखो अच्छी बात क्या है कि इसके लिए जीएसटी काउंसिल भी बनाए हम, और जीएसटी काउंसिल क्या है कि डेमोक्रेटिक वे से वो लेता है डिसीजन, वहाँ पे वीटो पावर भी लगता है, यानी कि आप सहमत नहीं हैं तो आपका डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। कॉन्सेंसस बेस्ड है, कल जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बताए थे उस तरह का कि हर एक का विचारधारा लेके हम बैठेंगे, और रेगुलर मीट होता है, तभी तो बार बार स्टेप्स लिया जाता है जीएसटी को लेके, बार बार स्टेप्स चेंज किया जाता है। हाँ, बार बार तुम्हारा प्रोडक्ट्स वगैरह को कभी 18 जीएसटी में रखा जाता है, कभी 14 में रखा जाता है, कभी 5% में रखा जाता है, समझ रहे हो ना? क्यों? बार बार मीटिंग हो रहा है तभी तो रख रहे हो ना अलग। और मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ दिक्कत है, ठीक है। हाउएवर देयर आर सेवरल शॉर्टकमिंग्स, नीचे बोल दिया गया, फिर भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स है, बॉटलनेक्स है, ये तो हम बता दिए, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जीएसटी, ठीक है ना। इसमें बोला कि ठीक है, इतना बात की आपको, टैक्स इनपुट क्रेडिट भी आ गया, ठीक है। क्या बोले? हाँ, बैलेंस करना होगा, नहीं तो फिर पॉवर्टी और रिच के बीच में ऐसे गैप हो ही रहा है, जानते हो। ग्लोबलाइजेशन कैपिटलिज्म का मतलब ही तो यही होता है, रिजल्ट यही हो जाता है ना। बात किए थे ना कितना पोर ज़्यादा हो रहा है, 20% से अधिक क्या है, पॉवर्टी है कि नहीं है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है इंडिया में। और बिहार का क्या स्थिति है, 40% से ज़्यादा लोग बीपीएल कैटेगरी में है, बिहार और उड़ीसा दोनों ही हैं, सबसे गरीब देश है, गरीब स्टेट है अपना, इसके लिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है ना, है ना, दुख होना चाहिए। देखो बोले ना वहाँ पे क्या लिखा गया, शॉर्ट कमिंग्स है, तो शॉर्ट कमिंग्स कहाँ पे है, कहाँ पे बॉटलनेक, कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। देखो ट्विक किया गया, ट्विक मतलब चेंज किया गया। बताओ 3 साल में हम 500 आइटम्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं, कभी उसको 15% में ले जा रहे हैं, कभी 18% में ले जा रहे हैं, कभी 10 में ले जा रहे हैं, कभी 5 में, यही काम रह गया। अब इतना ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसका मतलब कोई प्राइस स्टेबिलिटी नहीं हुआ अभी तक, आप डिसाइड नहीं कर पाए इसे, नंबर 1, ठीक है। बोला कि एटलीस्ट अभी आपके पास 7 जीएसटी स्लैब्स है, ठीक है। तो क्या है, दिस डिफीट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल टैक्स, यानी कि वो जो सिंपल टैक्स तक आप कॉन्सेप्ट लेके जीएसटी को आप लगाए थे, और आपके पास 7 गो टैक्स स्लैब है, इसका मतलब आपका पूरा नहीं हुआ है ना सपना। 7 टैक्स स्लैब, इसका मतलब क्या कि आपका अभी भी नहीं हुआ है ना। बहुत अच्छा आर्गूमेंट रखा है ऑथर ने। क्या है, द क्लासिफिकेशन टेंड टू बी आर्बिट्री। क्या बोला कि आर्बिट्री हो सकता है कि आप पॉलिटिकल पैट्रोनेज के लिए किसी को आप दाम बढ़ा दें, हो सकता है कि कोई पर्टिकुलरली कोई इंडस्ट्री में कोई बेच रहा है और उसका डायरेक्ट मानो कॉन्टैक्ट हो गया नेता से, और वो वाला सामान को हम ऊपर रख दिए या फिर बहुत नीचे रख दिए तो उसको फायदा है क्योंकि टैक्स कम देना पड़ेगा उसको। हो सकता है कि आने वाले समय में ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज का भी रूप ले सकता है, और लिया है।
ठीक है ना, इस कंट्री में ऐसा ही होता है बाबू। बेसिक जीएसटी रेट हेल्थ स्टडी ओवर द ईयर्स वुड बी सिग्नल पॉलिसी स्टेबिलिटी समथिंग इंडिया नीड्स बैडली। क्या बोला है कि पॉलिसी जो आपका है उसमें स्टेबल होना चाहिए। आपका पॉलिसी मान लीजिए कि आप 500 आइटम्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो कहाँ आप पॉलिसी स्टेबिलिटी दे पा रहे हैं। यदि आप पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे तो इंडिया एज ए इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अब देखो जैसे क्लासिकल एग्जांपल दे दिया गया कि 2018 में जो फ्लड हुआ था केरला में, ठीक है, तो केरला को बोला कि ठीक है आप सेस को कलेक्ट कर लो फ्लड को वो करने के लिए, कोप करने के लिए। याद करो बहुत बड़ा न्यूज़ था उस समय, ठीक है, मगर ये तो वन नेशन और वन टैक्स के अगेंस्ट है। कैसे आप उसको दे सकते हैं। आप ये दे दीजिए, फिर छत्तीसगढ़ ये उड़ीसा बोलेगा कि हम भी तो साइक्लोन से प्रभावित होते हैं, हमको भी दीजिए। तो हर एक स्टेट अपना अपना मांग करना शुरू कर देगा, तो फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का काहे बात होगा फिर यहाँ पे। तो सब अपना अपना स्टेट अपने अपने हिसाब से चलना शुरू कर देगा। यदि किसी भी स्टेट को आप ढील दे देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मनमानी करना शुरू कर देगा सब, समझे। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर आउट ऑफ जीएसटी नेट। बोले ना इलेक्ट्रिसिटी बाहर है, अल्कोहल बड़ा है। अल्कोहल बाहर क्यों है, क्योंकि अल्कोहल से स्टेट को बहुत पैसा मिलता है, टैक्स मिलता है। तभी तो कोविड-19 में केजरीवाल ने खोल दिया था और लोग वहाँ पे मंडरा रहा था पीने के लिए, है ना, और खुशी खुशी बोल रहा था क्या कर रहे पीना पड़ता है ये वो, जस्टिफिकेशन देखो आदमी लोग का, समझ रहे हो ना, एज इफ दवाई है उसके लिए। क्या करोगे, उस पर टैक्स हैवी टैक्स लगा दिया, फिर भी आदमी जाके एकदम लाइन में लगा, क्या कोविड क्या सोशल, बाहर में जाए सोशल डिस्टेंसिंग, अरे हमको मजा करना है, जाके पार्टी करना है। क्यों, 2 महीना तक तो मिला नहीं है मदिरा, है ना, खाना बैठ के रिलैक्स करेंगे। क्या तुम लोग तारी तो नहीं पी लिया उस बीच तारी का रिप्लेसमेंट है, उसका रिप्लेसमेंट है ना तारी पीता है यार तारी। अब यहाँ बोला नहीं चाहिए, मारिजुआना भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, मारिजुआना यू नो वीड बोला होगा प्रसाद, ठीक है। देखो टेक्निकल ग्लिचेस इन द सॉफ्टवेयर आर टू कॉम्प्लेक्स फॉर इंडिविजुअल एंड मॉडेस्ट बिजनेस एंड दे आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड सब्सटेंशियल अमाउंट टू फाइल द रिटर्न्स। जो रिटर्न्स होता है फाइल रिटर्न्स करना बोले थे ना, वो उसमें भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आने लगा है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स वर अफेक्टेड ड्यू द डिले जीएसटी रिफंड। जो एक्सपोर्टर्स है, ठीक है, एक्सपोर्टर क्या उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो जीएसटी का जो रिफंड आना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला बात वो आना चाहिए, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। यदि पहुंच नहीं पा रहा है तो लिक्विडिटी पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, जब पैसा नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दे सकता है, समझ रहे हो नीतीश। यदि मेरे पास जेब में पैसा रहेगा तभी ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। सामान बना कर रख दिए यहाँ पे बिक गया, ऐसा होता है क्या, बहुत उसमें लिक्विडिटी का इन्वॉल्व है, ठीक है। अब देखो इसमें बताया गया है कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी है। देखो रोटी और पराठा दोनों को अलग अलग स्लैब में रख दिए, ठीक है, हेयर ऑयल को अलग में रख दिए, कोकोनट ऑयल को अलग में रख दिए, बिस्किट और चॉकलेट को अलग रख दिए। बताओ अलग अलग स्लैब में रख दिए, इसका मतलब क्या, कितना एनोमली है तुम्हारा जीएसटी में, ठीक है, ये रियल कंसर्न है, यहाँ बोला गया है, ठीक है। अब देखो इन्वर्टेड ड्यूटीज़ है। इन्वर्टेड ड्यूटी समझते हो क्या होता है। इन्वर्टेड ड्यूटीज़ मतलब ये होता है कि मान लो कि तुम जो इनपुट जो मंगवा रहे हो या तुम्हारे कंट्री में, उस पर तो तुम टैक्स दे रहे हो, ठीक है, और जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तो उस पर जो टैक्स दे रहे हो, यानी कि इनपुट पे जो टैक्स दे रहे हो वो ज़्यादा दे रहे हो एज़ कम्पेयर टू फाइनल पे दे रहे हो। यानी कि मान लो कि बाहर से जो हम स्टील ला रहे हैं, ठीक है, उस पर हम ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो बाहर से स्टील से मैन्युफैक्चर हुआ आइटम्स आ रहा है। तो क्या होगा इससे, यस एक्सीलेंट, इससे मैन्युफैक्चर और नहीं होगा क्योंकि हम उस पर टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटीज़ बोलते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटीज़ की वजह से ही तुम्हारा बाबू स्टील सेक्टर बहुत बुरा हाल है, और इसलिए तुम्हारा चाइना से बहुत ज़्यादा आता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट स्टील का, यही कारण है, समझ रहे हो ना बात को। तो यही बोला गया कि तुम्हारा इन्वर्टेड ड्यूटीज़ जो कि सब बहुत सारे कंट्रीज़ पे एप्लीकेबल है, और नॉन यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स है वैल्यू चेन में, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन लोग को, ठीक है। जैसे कि अभी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल क्या आउट ऑफ जीएसटी है, तो दिक्कत होगा, कंपटीशन नहीं होगा। बस बताए थे, याद करो 2 दिन पहले बात हुआ था इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, कैसे स्टेट दिक्कत में है, कैसे उदय स्कीम चला था, डिस्कम्स हुआ था, है ना, कैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आया तो उसको ज़बरदस्ती डिस्कम्स के ऊपर थोपा जा रहा था, याद है। डिस्कम्स तो पहले से परेशान है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर पहले से परेशान है ना। अब आप इलेक्ट्रिसिटी को आप रखे नहीं है जीएसटी में, आप अलग से रखें, तो उसके हिसाब से आप अलग से स्टेट अपना बुद्धि लगाएगा जब अपना इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कौन सा स्टेट सब्जेक्ट है कि सेंट्रल सब्जेक्ट है,
कंकरेंट लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है। जैसे कि एजुकेशन तुम्हारा कंकरेंट लिस्ट में है, एग्रीकल्चर भी तुम्हारा, हालांकि स्टेट है मगर बहुत सारा एंट्री 33 उसके तहत सेंट्रल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि आप जो जीएसटी स्लैब में इलेक्ट्रिसिटी को बाहर किए उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और कम्पिटिटिव नहीं हो पा रहा है ग्लोबल के हिसाब से। देखो यहाँ पे टैक्स बॉयंसी का बात आया। टैक्स बॉयंसी क्या है? टैक्स बॉयंसी मतलब होता है कि आपका रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि वो मैच करना चाहिए आपके जीडीपी के ग्रोथ के साथ। यानी कि मान लो कि तुम्हारा जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है तो तुम्हारे पास टैक्स भी ज़्यादा आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। क्या बोला है कि वी हैव सीन हायर ग्रोथ नॉट टैक्स बॉयंसी। हायर ग्रोथ हो रहा है मगर टैक्स बॉयंसी नहीं आ रहा है, यानी कि उतना रेवेन्यू मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है जितना पैसा आना चाहिए। समझे ना? इसलिए इस समय देखो, इसलिए देखो इकोनॉमिक सर्वे में जो तुम्हारा पेश किया जाता है तो उसमें क्या बोलता है कि हाँ इतना टैक्स कलेक्शन हुआ है, जीडीपी इतना ग्रोथ हुआ। भाई जीडीपी ग्रोथ हुआ तो टैक्स मोबिलाइजेशन भी तो उस लेवल पे होना चाहिए, ये मैच नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, जॉबलेस ग्रोथ, जीडीपी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसा जीडीपी का? यही सेम बात है, यहाँ पे भी वही सेम बात किया है कि ग्रोथ हाई है मगर कोई टैक्स बॉयंसी नहीं है, मोबिलाइजेशन ही नहीं रेवेन्यू का, तो झक मारे ऐसा हम उसका। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स में क्या है, बहुत ही इरेगुलरिटीज़ है। जब ये इरेगुलरिटीज़ है तो सरकार के पास टैक्स के फॉर्म में पैसा नहीं आएगा। जब सरकार के पास नहीं आएगा तो काहेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तुम्हारा, काहेगा वो देगा स्टेट को, खुद ही पैसा नहीं है उसके पास। ये सभी क्या है, जीएसटी का लकूना है, प्रॉब्लम है। बात समझे ना? तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। देखो जैसे कि तुम्हारा GSTR 3B है तुम्हारा, ठीक है, ये भी टेम्पररी अरेंजमेंट था तुम्हारा इनवॉइस मैचिंग के लिए। इनवॉइस मैचिंग मतलब क्या है कि बाहर से हम यदि सामान ला रहे हैं उसके हिसाब से हमको क्रेडिट मिलना चाहिए, मगर उस पर काम ठीक से नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद ई-वे बिल है, वो भी ठीक से काम नहीं हुआ है। ठीक है, मैं तेज़ी से जा रहा हूँ। और कोविड-19 देख रहे हो, कोविड-19 केसेस की वजह से बहुत सारा दिक्कत हुआ है, और GST कंपनसेशन जो शेष है जो देना चाहिए था वो डिलेड हो गया है, स्टेट्स को नहीं मिल रहा है क्योंकि कोविड-19 का केस चल रहा है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। लास्ट फाइनल शब्द है तुम्हारे पास बोलने के लिए, क्या है? व्हेन द इकोनॉमी नीड्स अ मैसिव फिस्कल स्टिमुलस इट वुड बी एडवाइजेबल टू कट द मीडियम GST रेट टू 12%, वाइडन द टैक्स नेट टू इंक्लूड पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट द इन्वर्टेड ड्यूटीज एंड रिमूव द मल्टीसिप्लिटी ऑफ स्लैब्स। क्या बोला जा रहा है कि जब आप ऐसा क्राइसिस सिचुएशन में ज़रूरत यह है कि फिस्कल स्टिमुलस दिया जाए, यानी कि लिक्विडिटी को दिया जाए। तभी तो निर्मला सीतारामन आके बोलती कि इतना लाख करोड़ बजट हम सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट दे रही है। क्यों? जितना दोगे पैसा फ्लो करेगा ना उतना मार्केट चलेगा तुम्हारा। ठीक है, ये ज़रूरत है। दूसरा क्या है कि GST रेट को आप 12% तक रख दो, 18% मत रखो, 27% मत रखो, दिक्कत है। और समझ रहे हैं ना कि 12% तक मीन रखो, ये एवरेज होना चाहिए, इससे ऊपर मत करो। क्यों? इससे डिस्करेज होता है कस्टमर सब। यदि कस्टमर ही खरीदना शुरू नहीं करेगा तो मार्केट गिर जाएगा उसका। समझ गए? दूसरा क्या है कि प्लीज़ पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी को भी GST के धारे में लाओ, इससे पूरा फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर स्टेट को केवल फ़ायदा हो रहा है। अल्कोहल को भी लाओ, है ना, इस सभी को GST के दायरा में लाओ। और इन्वर्टेड ड्यूटीज़, क्या बोला है कि इन्वर्टेड ड्यूटीज़ में जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे आप इनपुट में आप ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फाइनल प्रोडक्ट, ये बहुत बड़ा एनोमली है, बहुत बड़ा दिक्कत है, इसको हटाना होगा। नहीं हटाइएगा तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं बनने वाला है आपका भारत, नहीं बनेगा, क्योंकि इनपुट में ही ज़्यादा लगा रहा है। इससे बढ़िया क्या है कि हम मंगवा लेंगे चाइना से हमको सस्ता में मिल रहा है। समझ गए? और जो मल्टीप्लिसिटी स्लैब का जो आपका 5% वाला, 7% वाला, इतना जो आप 6-7 को रखे हैं, काहे का, उसको कम करो, है ना। और दिस वुड बी द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट 3 years वर्क। और ये सबसे अच्छा तरीका होगा GST को सेलिब्रेट करने का कि इतना चीज़ जो बॉटलनेक्स है उसको दूर करें। 2 एडिटोरियल खत्म हुआ। समझे बात को? कोई डाउट है पूछो, मुझे पता है तुम लोग थक गए हो। प्रिंस बाबू थक गए हैं, पूछो, कुछ इनोवेटिव आइडिया है पूछो। बात समझ रहे हो ना किस तरह इकोनॉमिक्स चल रहा है यहाँ पे? मान लीजिए कि बेगूसराय में आपका ब्रोनी रिफाइनरी है, हाँ, और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से अगर हम बाहर जाते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट, हाँ, तो जो चार्जेज यहाँ है वही टैक्स वहाँ भी देना होगा। बिल्कुल। तो फिर हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री होते हुए, बगल में रिसोर्स होते हुए, तो हम लोग को भी उतना ही देना पड़ेगा, तो फिर क्या बेनिफिट?
जो अदर को देना पड़ रहा है। क्या फ़ायदा होगा? हाँ, जैसे कि अगर हमारे पास रिसोर्स है मेरे घर के बगल हाँ। में कोई इंडस्ट्री है या फिर माइंस है, तो वहाँ पे सस्ता होना चाहिए वो चीज़। लेकिन यहाँ पे जीएसटी आने से ये हुआ है कि हमको भी उतना देना है जिसके पास रिसोर्स है, और जिसके पास नहीं रिसोर्स है उसको भी उतना ही देना है। हाँ, इसलिए देना है क्योंकि वन टैक्स नेशन थ्योरी है। तुम जहाँ पे भी रहो, तो लेकिन इससे क्या होगा कि रीजनल डेवलपमेंट तो सर बैरियर हो जाएगा ना, ये कहीं ना कहीं कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है बाबू। यूनिफॉर्मिटी लाना है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तुमको, है ना। इतना अखंड भारत का सपना तो देखते हो, कहीं ना कहीं किसी को तो कुचलना होगा, किसी का एस्पिरेशन को। और तुम क्या बात करते हो, तुम डिस्ट्रिक्ट को कर दो ना समृद्ध, बहुत सारा तरीका है तुमको करने का। और तुम इस तरह बात करते हो, झारखंड तो बाबू इंडिया का सबसे ऊपर होना चाहिए था, इतना पीछे क्यों है? तो फिर उसका तो पॉलिसी इम्प्लीमेंट उस तरह का नहीं है जिसके कारण वो पीछे है। बाबू ऐसा है कि देखो, पॉलिटिशियन लोग इस स्टेट को गरीब बना कर रखा है और कुछ नहीं है, समझे ना। तुम यदि अंदर जाके देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि इसको जानबूझ के गरीब बना कर रखा गया है ये सब स्टेट वही तो को। हम भी सर देखे कि मतलब वेस्ट बंगाल में हाँ। वेस्ट बंगाल के पास उतना रिसोर्स नहीं है, फिर भी वो झारखंड के कंपेयर में कहीं ज़्यादा डेवलप हाँ। है, जबकि झारखंड के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्स है, फिर भी वो डेवलप हाँ, है। तो समझ रहे हो ना। तो ये मेन इफेक्ट तो पॉलिसी पे ही जाता है कि सरकार बिल्कुल जाएगा। पॉलिसी या लॉ लाती है जिससे वो बिल्कुल बिल्कुल सही है तुम्हारा। तो इसका मतलब स्टेट का फेलियर है ना, स्टेट का फेलियर है। बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही बात करता हूँ कि जिस तरह जितना तुम्हारा कोई बोलता है कि नहीं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो बैरियर है ना, पॉपुलेशन तो बाबू डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जबकि वो और डेवलपमेंट हाँ वही बिल्कुल, पॉपुलेशन ज़्यादा है जिसका मतलब अच्छी बात है। मैं ये कि बर्डन वाला पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, समझे ना। ह्यूमन रिसोर्स को उतना बेटर है, बेटर है, बिल्कुल चीप लेबर कॉस्ट मिल जाएगा। वही बात है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना। ठीक है, फाइन, समझ गए बात को। आई हैव टू कवर लास्ट वन। समझ में आया? कोई डाउट है जीएसटी से लेके यहाँ पे कुछ नहीं है? चलो देखो, अब हम बात करते हैं बिजनेस लाइन का आर्टिकल है ये 29 जून को 2020 को आया था। इसमें बताया गया कि तुम्हारा BIT यानी कि बायलैटरल, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रीटी है, ये बायलैटरल ट्रीटी है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में होता है। इसमें हम लोग जानेंगे कैसे इंडिया ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी दूसरे कंट्री से साइन किया, मगर कैसे उसको धड़ल्ले से ख़त्म करना पड़ा, और फिर कैसे उसने नया मॉडल लाया है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया का बताना चाहेंगे तुमको, ठीक है, कैसे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे दौड़ते हुए आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कनोटेशन किया और कैसे इंटरनेशनल कोर्ट तक बात पहुँचा है, ये सभी चीज़ यहाँ पे जिक्र होगा। और देखो फटाफट खोलो GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, देखो फटाफट खोल के वही चीज़ जो पहला किए थे। देखो बार बार तुम्हारा, देखो आज तीनों एडिटोरियल इकोनॉमिक्स से मिला है, करेक्ट। तो समझ सकते हो कि करेंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स का कितना वेटेज होता है, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। क्यों? इकोनॉमिक्स ही है जो चला रहा है देश को ना, बिल्कुल, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, देखो लुक एट FDI फ्लोज टू इंडिया, देखते हैं कि किस तरह FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है, ठीक है। इंडिया बोला जा रहा है कि 10 ग्लोबल डेस्टिनेशन में 2019 में इंडिया भी प्रेजेंट था, यानी कि 10 टॉप लिस्ट में देखोगे जहां FDI आया है तो इंडिया का भी पोजीशन था वहां पे, ठीक है। मगर FDI जो इन्फ्लोज हुआ है मात्र GDP का 2% आया है इंडिया में, इसका मतलब अभी भी बहुत आ सकता था, ठीक है। दूसरा क्या है कि FDI इक्विटी, देखो इक्विटी मतलब क्या होता है? ओनरशिप, कोमल, ओनरशिप, यानी कि FDI में ओनरशिप कितना है, तो ओनरशिप कितना था लगभग तुम्हारा 2019 और 20 के हिसाब से तो $50 बिलियन, $50 बिलियन का FDI का ओनरशिप था। यानी कि समझ रहे हो ना कि FDI में आ रहा है तो उसको ओनरशिप क्या है, उसका शेयर कितना है। ये पूरा FDI नहीं है, FDI का एक छोटा सा हिस्सा है FDI इक्विटी, बात समझ रहे हो ना, एक छोटा सा अंग है। तो छोटा सा अंग तुम्हारा क्या है? FDI इक्विटी, इक्विटी मतलब ओनरशिप, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हारा इकोनॉमिक्स हुआ नहीं है इसलिए देखो 50 क्या है? बिलियन डॉलर है। अब क्या बोला जा रहा है कि देयर आर सब्सटेंशियल लोअर दैन द एनुअल रिमिटेंस। आप बताओ जो हम लोग को रिमिटेंसेस मिलता है, यही जो हमारे मिडल ईस्ट में भाई लोग काम कर रहे हैं और जो भेज देते हैं इंडिया में पैसा, भेजते कि नहीं भेजते हैं?
तो प्रत्येक साल वो लोग कितना भेज रहे हैं? देखो प्रत्येक साल वो लगभग $83 बिलियन भेज रहे हैं, मगर हमको FDI इक्विटी फ्लो कितना हो रहा है? केवल $50 बिलियन, यानी कि हमारा भाई लोग ज़्यादा भेज रहा है एज़ कम्पेयर टू जितना इक्विटी FDI का इक्विटी फ्लोज हो रहा है। कौन सा? हाँ बिल्कुल, NRI भी हो सकते हैं, या फिर तुम्हारा जो भाई लोग सऊदी अरब में काम कर, NRI मतलब क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, वो तुम्हारा ओवरसीज सिटीजन भी हो सकते हैं जो इंडिया से है। वही नहीं कि वो तुमको भेजे, वो भेजेगा जो कि इंडिया से टच है, इंडिया में उसका घर बार है, क्यों वहाँ कमा रहा है, पैसा भेज रहा है, यहाँ भेजेगा डॉलर में भेजेगा, डॉलर क्या है RBI रख लेगी और उसको इंडियन करेंसी दे देगी, तो डॉलर रिजर्व रह जाएगा RBI के पास, और वही वो रखेगी, जब करेंसी मैनिपुलेट करना होगा तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के टाइम पे लेके आएगी। कहाँ पे? वहाँ का करेंसी बोल रहे हो? रियाल, रुनमिनबी कहाँ का है? चाइना का, इसको यान भी कहते हैं, ठीक है। देखो व्हाट आर द रीजंस फॉर सब ऑप्टिमल फ्लोज ऑफ FDI, ये इतना छोटे छोटे लेवल पे क्यों आ रहा है? तो आगे देखो, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्वांटम, यानी कि क्वांटम मतलब क्या? सिस्टम जो बना है, उसका सीक्वेंस जो बना है, दैट इज टर्म्ड एज क्वांटम। अब बोला है कि किस तरह सीक्वेंस बना है, क्रोनोलॉजी किस तरह गया है तुम्हारा BIT को लेकर, यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर। देखो ये क्या है? BIT का मतलब ये है कि हम आप जैसे मान लो कि इंडिया और लेट से ऑस्ट्रेलिया, क्लासिकल एग्जांपल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने BIT साइन कर लिया, ठीक है, तो इंडिया बोलेगा ठीक है आपका इन्वेस्टर हमारे पे इन्वेस्ट कर सकता है, हम उसको पूरा प्रोटेक्शन देंगे, कोई तरह का हम उसको दबाव नहीं देंगे। सेम वो भी करेगा, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल, हम तुमको फेवर करेंगे, तुम हमको फेवर करेगा, ठीक है ना, सिम्बोटिक रिलेशन, ठीक है, वही एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन का, वो जो तुम्हारा कोरल रीफ में पाया जाता है, ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। तो क्या बोला गया है तुम्हारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है? नीड टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टर ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस, यानी कि हम भी आपके इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करेंगे और अब भी आपको भी करना होगा, कोई तरह का लाग लपेट नहीं, यानी कि डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट होगा जितना उसको प्रोटेक्शन देंगे उतना ही फॉरेन इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्शन देंगे हम, ये नहीं कि आपका हम रोक देंगे, बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा। समझ रहे हो इस बात को? अब देखो, दे स्पेसिफाई कंडीशन ऑन रेगुलेटरी ओवरसाइड द होस्ट स्टेट एंड लिमिटिंग इंटरफेस विद द राइट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर के पास जो अधिकार है मार्केट में लगाने का, उससे हम कोई कटौती नहीं करेंगे, जो करना है करिए, आपको इंटरफेयर हम नहीं करेंगे, जाइए स्टेट की तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि इंटरफेयर नहीं करोगे तो फ्रीली वो इन्वेस्ट करेगा तुम पे, ठीक है। देखो, सिंस द फर्स्ट BIT, यानी कि इंडिया ने पहला जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी UK के साथ किया था, कब? 1994 में किया था, और उसके बाद धड़ल्ले से 86 BIT साइन किया इंडिया ने, यानी कि 86 कंट्री के साथ साइन किया होगा उसके बाद, यानी कि बहुत तेज़ी से किया गया है, ठीक है। और लेटेस्ट जो किया है वो ब्राज़ील के साथ किया है, कब? अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। मगर क्या हुआ इसी बीच अचानक इंडिया ने 66 BIT को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। इसका बताऊंगा 66, मैं बताऊंगा रीज़न। बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था ऑस्ट्रेलिया वाला, वाइट इंडस्ट्रीज़ वाला केस, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा तुमको। तो इसी बीच क्या किया कि 66 BIT को टर्मिनेट कर दिया 2016 और 19 के बीच, यानी कि 3 साल के बीच में। अब जब ऐसा कर दिए तो आप नेगेटिव मैसेज दिए वर्ल्ड को, यानी कि कहने का मतलब आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप बचा नहीं सकते हैं, इसका मतलब आपका कंट्री सेफ नहीं है, यही हुआ ना मतलब काटने का। तो यही बोला गया कि इट सेंड नेगेटिव सिग्नल्स टू द ग्लोबल इन्वेस्टर कम्युनिटी, ठीक है। नो कंट्री हैज शोन एन इंक्लूजन टू रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन द मॉडल BIT। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने बोला कि हम BIT नहीं करेंगे, जाओ अब हम मॉडल BIT लेके आएंगे, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया मॉडल BIT, मगर लोगों को मतलब नहीं है। बाकी कंट्री बोला कि फिजूल है, तुम जो नया चीज़ लेके आए हो वो हमको पसंद नहीं है, जाओ हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। क्यों जो मॉडल BIT लाया है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, तब तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोला कि 2016 इंडिया हैज जस्ट साइन 3 treaties, नॉन ऑफ व्हिच इज अ फोर्स येट। 3 treaty किया, अभी भी फोर्स नहीं, यानी कि BIT पे, मॉडल BIT पे कोई ढंग का काम नहीं हुआ है, ठीक है। वाई इंडिया यूनिलेटरली टर्मिनेटेड द बिड्स विद सेवरल, क्यों इंडिया ने एकदम धड़ल्ले से 3 साल के अंदर इतना ज़्यादा कैंसिल कर दिया? पूछे थे क्वेश्चंस, अब इसका आंसर देखो, वहाँ पे देखते रहना है। वहाँ पे देखो, इंडिया गेव सेवरल नोटिस इन अ वाइड वेराइटी ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग रेगुलेटरी मेजर्स,
ठीक है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। देखो क्या हुआ था पहले समझो, पहले मैं तुमको एक इतिहास बता दूँ, सुनो। यहाँ पे क्या हुआ था, टाटा, ठीक है, टाटा और वाइट इंडस्ट्रीज़ तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, कहाँ, इंडिया में, ठीक है। तो वाइट इंडस्ट्रीज़ वाले लोग पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में कि बोले कि सर देखिए ट्रीटी में तो ये बोला गया था कि हमको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, है ना, मगर हो ही नहीं रहा है। मगर जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट, जानते हो कि कंट्री में बहुत लंबा समय लगता है कोई भी केस को सुलझाने में, इससे दिमाग खराब हुआ किसका, ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रीज़ वाले, वही वाइट इंडस्ट्रीज़ वाले, ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले गए, होता है ना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, वहाँ चले गए और वहाँ क्या बोला गया, वहाँ उसके फेवर में सुनाया गया, वाइट इंडस्ट्रीज़ के फेवर में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के फेवर में सुनाया गया, और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ह्यूज पेनल्टी रख दिया गया कि आपने अपना ही लॉ को वायलेट किया है। इंडिया को बहुत बुरा लगा इस चीज़ को लेके, और इंडिया ने धड़ल्ले से ख़त्म कर दिया BIT। समझे बात को। देखो अब हुआ क्या, क्योंकि तुम्हारा जो पहले का BIT था उसमें एक क्लॉज था, अभी थोड़ी देर में आएगा, उसमें फेयर क्लॉज था। फेयर मतलब सबके साथ फेयर करेंगे, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग पक्षपात नहीं करेंगे। तो आप तो पक्षपात कर दिए थे इंडिया में, जब इंडिया में पक्षपात कर दिए तो हैवी पेनल्टी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर दिया गया बाय इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से। बात समझे ना। अब देखो, अब तुमको ये समझ में आ जाएगा। देखो, इंडिया गॉट सेवरल नोटिसेस इन वाइड वेराइटी ऑफ केसेस, समझ गए, इंडिया को बहुत सारा केसेस मिला है, नोटिसेस मिला था। सम ऑफ द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कोर्ट। अब क्या बोला कि गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाएंगे तुम पे, यानी कि पुराना वाला भी जो टैक्स है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि पुराना वाला भी टैक्स तुम पे लगाएंगे। यदि मान लो कि आज से हम ये इंस्टीट्यूट खोले हैं डेट से, तो कोई बोलेगा कि 10 साल पहले वाला भी आपको टैक्स देना है, तो हम तो मर गए तब, है ना। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि प्री एज से लगा देना टैक्स को। तो तुम्हारा ये फैसला किया गया कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स देगा, और स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम जो सेक्टर है उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। तो बहुत बड़ा धक्का हो गया बाहर के कंट्रीज़ के लिए, बहुत बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद पेनल्टी अवॉर्डेड बाय द इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये जो भी ट्राइब्यूनल ने जो फैसला सुनाया था, क्या उसके अगेंस्ट था, वाइट इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट था, और यहाँ से 2011 में बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, और फिर वो दौड़ते हुए इंटरनेशनल कोर्ट पे पहुंचा है वाइट इंडस्ट्रीज़, और उसको क्या है वहाँ पे फेवर मिला है, और इंडिया को बाबा जी का टुल्लू, ठीक है ना। तो इंडिया को बहुत दिक्कत हो गया वहाँ से, और इंडिया को वहाँ से बैड एक्सपीरियंस हुआ है। उसके बाद इंडिया ने BIT का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया, और मॉडल BIT लेके आया, समझे ना। तो वही बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या है मॉडल BIT में, क्या प्रॉब्लम है कि कंट्री जुड़ना नहीं चाह रहे हैं इससे, उसमें तो बहुत जुड़ गए थे, मगर इसमें क्या जुड़ना नहीं चाहते। देखो इसमें क्या है कि इट नैरोज डाउन द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नीडेड टू क्वालिफाई फॉर BIT प्रोटेक्शन फॉर एसेट बेस्ड। इसमें जो इन्वेस्टमेंट का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया। पहले क्या था, फेयर ट्रीटमेंट का बारे में बात किया गया था कि जितना भी होगा फेयर ट्रीटमेंट, यहाँ पे ऐसा कोई क्लॉज नहीं दिया गया, डर गया बाहर का लोग, समझे बात को। और द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस शुड सेटिस्फाई सर्टन ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि सर्टन कंडीशन ही हैज़ टू मेंटेन। यदि बाहर का फॉरेन इन्वेस्टर है तो उसको बहुत सारे पैरामीटर्स को मानना होगा, ठीक है। इट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द इन्वेस्टमेंट हैविंग सिग्निफिकेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होना ही चाहिए। यानी कि हो सकता है कि मेरा इंडिजिनियस प्रोडक्ट डेवलप होना चाहिए, मेरा कोई सामान को प्रमोट करना पड़ेगा आपको। यदि आप डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरा डिफेंस वाला जो इंडिया का खुद डिफेंस वाला बनाता है उसको प्रमोट करना पड़ेगा आपको। मगर इतना बैगेज लेके थोड़ी आएगा FDI, इतना यदि तुम नियम कायदा उसको समझाना शुरू कर देगा तो भाग नहीं जाएगा बगल कंट्री में। वो बगल के कंट्री में तो उसको पूरा फ्रीडम है, समझे बात को। दिस रेंडर इनवोकिंग BIT प्रोटेक्शन और डिफिकल्ट टैक्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। और ये जो मॉडल BIT है ये क्या हुआ, सरदर्द हो गया फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। देखो अब इंडिया के पास क्या है कि वाइट इंडस्ट्रीज वाला बैड एक्सपीरियंस है ना, बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस है, इसलिए इंडिया डर गया। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी बहुत समय लगा था इंडिया को, ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स सेटिस्फाइड नहीं हुए थे जो भी काम हुआ था। क्यों, क्योंकि वाइट इंडस्ट्रीज़ को क्या बोला गया कि हम फेयर आपको ट्रीटमेंट करेंगे, मन नहीं किया गया। तुम्हारा ट्राइब्यूनल में भी, ट्राइब्यूनल मतलब जहाँ पे फैसला होता है उसमें भी लंबा खींच दिए, 3-4 साल खींच दिए, तो दिमाग तो किसी का भी खराब होगा। फेयर बोले ना अभी जस्ट, फेयर और इक्विटेबल जो ट्रीटमेंट था पहले BIT में उसको डिलीट कर दिए मॉडल BIT में। तो जाहिर सी बात है वहाँ से भाग जाएगा, वो नहीं चाहेगा वहाँ पे।
तो देखो सेकंड पॉइंट देखो, फर्स्ट पढ़ लेना वही है। सेकंड क्या है, दिस कुड ओनली इंथ्यूज क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर एज दे लेक कॉन्फिडेंस ऑन डोमेस्टिक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड मैकेनिज्म। जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा नहीं है भारत का, कुछ भी कर सकता है, एगो चीज़ 3 साल 4 साल भी खींच सकता है। हमको भरोसा नहीं है, जाओ हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तुम्हारा मॉडल BIT का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, फाइनल शब्द क्या है, फाइनल शब्द यही है कि इट इज़ एन अपॉर्चुन टाइम टू रिव्यू एंड रिवाइज द मॉडल BIT फ्रॉम द प्रेजेंट इनवर्ड लुकिंग प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच टू अ मोर प्रैग्मेटिक वन। अब ज़रूरत है कि मॉडल BIT को थोड़ा संशोधन किया जाए और प्रैक्टिकल अप्रोच में किया जाए। ये नहीं कि प्रोटेक्टिव मेजर नहीं होना चाहिए, अब प्रैग्मेटिक होना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि बगल के कंट्री में भी है, बगल कंट्री में तो कितना इन्वेस्टमेंट वहाँ से अट्रैक्ट कर लेता है। अब उस तरह का इनोवेटिव टाइम आ गया है कि आपको काम करना होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस